Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to Polity and Constitution classes. We are covering the fundamental rights. Till far, we have covered the right to equality and right to freedom. Now, in today's session, we are going to cover right against exploitation, and then onwards, we will be covering right to religious freedom. Then it comes to the cultural and educational rights, and finally, the writ jurisdiction of Supreme Court, that is constitutional remedy in cases of violation of fundamental rights. So let's begin with the very first thing, right against exploitation. So under this segment, there are two articles, Article 23 and 24. आर्टिकल 2 लेकिन फैसिलिटी या फिर प्रोटेक्शन 3 दी गई हैं, जिसमें आर्टिकल 23 विल कवर द राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, एंड 24 इज स्पेशली कार्व्ड आउट टू स्टॉप चाइल्ड लेबर इन दिस कंट्री. अब देखिए, जहां तक बात है शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जिसको माना गया, उसके खिलाफ यहां पर दी गई है प्रोटेक्शंस. जैसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ exploitation that comes with the traffic in human being and forced labor. तो सबसे पहले आर्टिकल 23 में it is provided that there is a prohibition of traffic in human being and forced labor in any of its form. And second thing, it provides that both are punishable according with the law. Now this is the only second article in the fundamental right which provide for पनिशमेंट एस्पेक्ट. इससे पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें पनिशमेंट की बात आर्टिकल में एक्सप्रेसली लिखी हुई थी. डू यू रिमेंबर कौन सा आर्टिकल था? यस, यू आर राइट, आर्टिकल 17, द प्रोहिबिशन और अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी. उसके लिए अलग अलग एक्ट पास किए गए, क्योंकि याद रखें संविधान में सजा कितनी होगी ये नहीं बताया गया. उसके लिए अलग से पार्लियामेंट्री या फिर स्टेट के लॉ पास किए जाते हैं. प्राइमरली इट इज पार्लियामेंट्री लॉ. Now we come to this thing that traffic in human being और forced labor. आखिर ये चीजें क्या हैं? तो traffic in human being है इंसानी खरीद फरोख्त, इंसान को as a commodity selling and purchasing के लिए यूज करना. अब अगर हम अपना इतिहास देखें तो देखिए, हमें लिस्बन की तरह कहीं स्लेव मंडियां तो नहीं देखने को मिली हैं, लेकिन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग से इनकार नहीं किया जा सकता है. तो हमारे यहाँ पर दासों को, दास प्रथा चली है हमारे यहाँ पर भी, तो दासों को खरीदने और बेचने का रवायत रही है. या फिर हम सल्तनत एरा पढ़ते हैं तो हमें एक कैरेक्टर मिलता है हजार दिनारी. मलिक काफूर उनका असल नाम था, लेकिन उनको हजार दिनारी कहा जाता था क्योंकि उनको उस वक्त के मुताबिक बहुत ऊंचे दाम में उनके स्किल्स की वजह से खरीदा गया था, 1000 दिनार के अंदर. तो सेलिंग एंड परचेजिंग इज एविडेंट इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री. और फिर इसके अलावा कहीं देवदासी प्रथा, तो फिर कहीं मजदूरों को खरीदना बेचना. तो क्या आज के टाइम में ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग खत्म हो चुका है, कम हुआ है, या किस सेक्टर के अंदर है? तो देखिए, खत्म तो नहीं हुई ये चीजें, ये आज भी हैं. और खासकर ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग के लिए दो तीन जो वल्नरेबल सेक्शन है, वन इज लेबर. लेबर मे बी इन एनी सेक्टर. सो लेबर को भी कई बार क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर लेके आया, 50,000 में बेच दिया, 25,000 में खरीद लिया. इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगे. दैट कैन बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन लेबर और ब्रिकलिन, ईंटों के भट्टों पर इस तरह की शिकायतें मिल जाती हैं. लेकिन इससे भी ज्यादा वल्नरेबल जो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज द वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्पेशली फॉर इमोरल पर्पसेस, दैट मे बी फॉर प्रोस्टिट्यूशन or pornography. We know that not only in this country, rather in the world, child pornography is a reality, it is an industry. तो फिर बहुत सारे लोगों को, महिलाओं और बच्चों को खरीदा बेचा जाता है फॉर इमोरल पर्पसेस. कई बार मैरिटल रिलेशंस में भी हमको देखने को मिलता है कि जिन इलाकों का सेक्स रेशियो बहुत ड्विंडलिंग है, वहां पर मैरिटल पर्पसेस के लिए भी लेडीज को खरीदा बेचा जाता है. और एज पर योर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिपोर्ट, that this is a rising challenge before India, both the traffic in human being and forced labor, and especially after the COVID periods. Although we know that okay, economy is recovering, K-shape economy, V-shape economy, ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कोविड टाइम्स में बहुत सारे परिवार जिनको अथक परिश्रम के बाद बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर लेके आया गया था, उनको पुशबैक मिला है, वापस बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए. तो फिर इससे भी एक बड़ा खतरा पैदा हुआ है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को बढ़ावा मिलने का. अब दूसरी तरफ आता है फोर्स लेबर. अब भाई फोर्स लेबर नहीं होगी. अब फोर्स लेबर बेसिकली क्या है कि किसी से भी आप काम एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, लेकिन वो आपका काम करना नहीं चाहता है. अच्छा,
इसको भी अगर हम इंडिया की रियलिटी में देखें तो जो ज्यादा ग्रिम हमारे सामने प्रॉब्लम थी वो थी बाउंडेड लेबर की, बधुआ मजदूरी। व्हाट इज बधुआ मजदूरी? बाउंडेड लेबर एक सिस्टम रहा है, खासकर ये कॉलोनियल पीरियड में बहुत एंट्रेंच हो गया इंडियन सोसाइटी के अंदर, कि आप किसी से काम करवा रहे हैं, दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ लेबर, और उसके बदले में उसको कोई रिम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा है। बल्कि इंडिया में बॉन्डेड लेबर का फिनोमिना रहा है डेप्थ बॉन्डेज के तौर पे। डेप्थ बॉन्डेज, इस तरह के शब्द जरूर याद रखें, आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द डेप्थ बॉन्डेज और कैसे इंडिया में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, जनरेशन टू जनरेशन फ्लो किया। एक बहुत खूबसूरत फिल्म है मदर इंडिया, सुनील दत्त साहब हैं, नरगिस मैम हैं, कभी वक्त मिले तो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। तो हुआ ये कि ब्रिटिश एरा के अंदर एक तो एक्सप्लॉयटेटिव नीतियां थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो तो लूट के लिए थी, और उसी में उनका टैक्सेशन सिस्टम वो बहुत ज्यादा रिजिड था, फाइनेंशियल इंक्लूजन है नहीं, जमींदार जो पहले टैक्सेशन ऑफिस हुआ करते थे वो बाद में लैंडलॉर्ड्स बन गए। तो फिर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की रोजमर्रा के कामों के लिए, अपने रीति रिवाजों के लिए, बीमारियों के लिए या किसानी के लिए कई बार महंगे ब्याज पे कर्ज लिया करते थे, और कर्ज के एवज में वो कुछ ना कुछ मॉर्टगेज रखा करते थे। लार्जली इट वाज देयर पीस ऑफ लैंड, लेकिन वो उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो इतना ही होता था, मतलब कई जगह हम डॉक्यूमेंट जब देखते हैं पुराने तो पता लगता है 150% तक पर लोन दिए गए हैं। इट इज इनइमेजिनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कभी नहीं चुकाया जा सकता है। तो होता यह था कि भाई हर साल किसान मेहनत करता था और अपनी फसल का एक हिस्सा जो भी मनी लेंडर हैं उनको वो किस्त के रूप में, बेसिकली ईएमआई के रूप में देता रहा, प्रिंसिपल अमाउंट वहीं खड़ी रहती थी, और उसी चक्कर में फिर जमीन जब्त हो जाती थी, और वो कर्जा एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में पूरा चुका ही नहीं पाता था। तो ये कर्जा फिर फॉलो अप होता था नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने क्योंकि कर्ज लिया है, अब उस कर्ज की भरपाई आप हमारे खेतों में लेबर करके देंगे। तो लेबर वॉज टेकन इन ल्यू ऑफ अ लोन टेकन बाय मे बी द अर्लियर जनरेशन। सो दिस बिकम डेप्थ बॉन्डेज, क्या आप बॉन्डेड लेबर कर रहे हैं, आप बधुआ मजदूरी आप छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, बट इन ल्यू व्हाट, इन ल्यू ऑफ द लोन टेकिंग। तो एक डेप्थ बॉन्डेज और इसी के थ्रू बॉन्डेड लेबर की हमारे यहां ज्यादा समस्या थी। और जैसे हमने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता था कि शायद आज की जनरेशन वो 3 पीढ़ी पहले का अपना कर्जा चुका रही है, ये बहुत एक ग्रिम प्रॉब्लम थी। तो एक तो वो बॉन्डेड लेबर का कंसेप्ट, बट बॉन्डेड लेबर इज दैट प्रैक्टिस जहां पर आप किसी मजदूर से काम ले रहे हैं लेकिन बदले में उसको कोई रिम्यूनरेशन नहीं दे रहे हैं, कोई हुआ तो 2 टाइम का खाना या तन पे पहनने के लिए कपड़े। लेकिन इससे अलग फोर्स लेबर है जहां पर आप पर्सन से काम ले रहे हैं, आप उसको शायद कुछ रिम्यूनरेशन भी दे रहे हैं, बट दैट पर्सन इज नॉट विलफुली अवेलेबल टू डू योर जॉब। वो आपका काम करना नहीं चाहता, जबरदस्ती किसी से काम करवाना। तो आज के टाइम में क्या फोर्स लेबर है इन मल्टीपल सेक्टर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम उसके हैं। नॉर्दर्न इंडिया में इसको सीरीकल्चर भी कहा जाता है कि एग्रीकल्चर लेबर। तो कई बार उसमें हम देखेंगे कि कहीं किसी कॉन्ट्रैक्टर से वो मजदूर मिल गया है, अब उसको जाने नहीं दे रहे हैं, उसको मोबाइल नहीं देते हैं। अगर वो खेत में काम करने जाता है तो कोई एक व्यक्ति उसके ऊपर वॉच रखने वाला होता है कि कहीं ये भाग ना जाए, उनके साथ मारपीट भी की जाती है। तो मल्टीपल सेक्टर्स में आप देखेंगे कि फोर्स लेबर भी करवाई जा रही है। एक और शब्द यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बेगार। बेगार अगेन द सेम थिंग दैट यू आर एक्सट्रैक्टिंग सम वर्क बट यू आर नॉट पेइंग इन ल्यू ऑफ दैट वर्क, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग। सो इस तरह की किसी भी प्रैक्टिस को कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है और पनिशेबल ऑफेंस भी बनाता है। हालांकि इस पे आप मॉडर्न थिंकर पढ़ें तो वो तो कहते हैं कि देखिए देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो होना चाहिए। अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी योग्यता, क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसको मनचाहा काम नहीं मिल रहा है, और तो चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, सोसाइटल प्रेशर की वजह से वो एक ऐसे पेशे में है जहां वो विलफुली काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये भी फोर्स लेबर है, चाहे उसके बदले में पैसे मिल रहे हो। इसका मतलब इंजीनियरिंग पास आउट वो लड़का या लड़की जो नोएडा या गुड़गांव के कॉल सेंटर्स में अपनी रातें काली कर रहे हैं, वो जॉब नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है, दे आर फोर्स्ड टू डू दैट वर्क, चाहे वो सैलरी अपने अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं। मॉडर्न थिंकर्स लिखते हैं ये भी फोर्स लेबर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर इच्छाएं कुछ आसमान फाड़ रही हैं।
मतलब कंप्लीट जॉब सिनेरियो होना एक मुश्किल काम है कि हर किसी को उसकी योग्यता के मुताबिक मनचाहा काम मिले। ये एक मुश्किल सिनेरियो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब फिर वो चीज है ना कि आप हर चीज को उटोपिया बना दें और किसी चीज के लिए आप मेहनत ही ना करें। वो एक शेर भी है उर्दू का कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। सो दीज आर द डीपर मीनिंग ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। एंड देन इट कम्स टू दैट ओके दीज आर पनिशेबल ऑफेंस। सो जस्ट रिमेंबर द लॉज। अब इसकी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है पार्लियामेंट्री लॉज के अंदर। सो इंपॉर्टेंट लॉज आर द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1986, ये बेसिकली ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को रोकने के लिए है। एंड सेकंड द बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 1976, दिस इज लार्जली टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम फोर्स लेबर। और इसके अलावा लेबर कोड ऑफ 2020 है, जहां पर बहुत सारी इस तरह की प्रोटेक्शन है कि लोगों से फोर्स लेबर ना कराई जा सके। तो दिस अबाउट आर्टिकल 23। बट एक चीज इसमें याद रखें, आर्टिकल 23 में ही मेंशन है दैट स्टेट में इंपोज कंपल्सरी सर्विसेज, और उसके बदले में चाहे स्टेट कुछ रिम्यूनरेशन दे चाहे ना दे, और तब आप इसको आर्टिकल 23 की वॉयलेशन नहीं क्लेम करेंगे। नाउ स्टेट कैसे कंपल्सरी सर्विस इंपोज कर सकते हैं? जैसे एक तो खासकर आपको कुछ यूरोपियन कंट्रीज का ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, वहां पे कहते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब ये उन मुल्कों का कंसेप्ट है जहां पर आबादी कम है और उनको सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, डिफेंस रिलेटेड उनके चैलेंजेस हाई हैं। इजराइल के अंदर भी है, मिडिल ईस्ट। नाउ इट कम्स टू कि वहां पे सरकार ये रूल बना देती है कि सर्टेन एज ग्रुप के सभी लोगों को कंपल्सरीली आर्मी में सर्व करना ही पड़ेगा, 2-3 जितने भी साल वो मेंशन करते हैं। क्यों कहते हैं कि चलिए भाई 18 से लेके 25 साल तक के जितने भी लोग हैं उनको 3 साल के लिए आर्मी में सर्व करना मैंडेटरी है। लेकिन भाई इंडिया इज ए लेबर सरप्लस कंट्री। हमारे यहाँ तो अगर फौज की भर्ती निकलती है तो भगदड़ मच जाती है। सो हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी लागू है नहीं। लेकिन इसके अलावा कोई भी कंपल्सरी सर्विस जैसे श्रमदान वो इम्पोज किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं नेचुरल डिजास्टर आ जाता है और वहां पर हम बाहरी तौर पे मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इफेक्टिव मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो सरकार ये इम्पोज कर सकती है कि उस इलाके में जहां वो हादसा हुआ है, नेचुरल डिजास्टर हुआ है, उसके में भी कि 2 किलोमीटर के रेडियस में कुछ खास एज ग्रुप के लोग हैं, वो रोजाना 2 या 3 घंटे श्रमदान देंगे, आके कुछ रिहेबिलिटेशन वर्क में होंगे। तो इस तरह का कंपल्सरी सर्विस स्टेट इंपोज कर सकता है, दैट विल नॉट बी इन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23। अब दिस इज जस्ट द प्रोटेक्शन। याद रखिए, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग से बचाता है और फोर्स लेबर से बचाता है, बाउंडेड लेबर से बचाता है। देन वी कम टू आर्टिकल 24 एंड दिस इज स्पेशली कार्व्ड आउट to protect our children from the extreme inhuman form of exploitation that is child labor। लेकिन क्रिटिक कहते हैं कि ये आर्टिकल एक हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ लिखा गया, और शायद इसी वजह से आज भी हम बाल मजदूरी के खिलाफ जंग में जीत हासिल नहीं कर पाए। आज भी वो बाकायदा लागू है, बहुत सारे सेक्टर में लागू है। नाउ इट कम्स टू कि आखिर ऐसा है क्यों? तो एक तो आर्टिकल की वर्डिंग हम पढ़ लेंगे, लेकिन पहले एक बात समझ लें कि चाइल्ड लेबर से लड़ना दुनिया की सारी ही सोसाइटीज के लिए एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। हमारा सामाजिक आर्थिक ताना बाना ऐसा है कि चाइल्ड लेबर कहीं ना कहीं नेसेसरी ईविल के तौर पे आई जाता है, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट इट कम्स टू द आर्टिकल, देन हम अपनी फिलॉसफी समझते हैं। सो इट कॉल्स फॉर दैट any child that is below the age of 14 years cannot be employed in any factory, mine or hazardous employment। और बात यहीं पे खत्म होती है। तो आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट, ओपाइंस दैट कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम की उम्र का है उसको फैक्ट्री, माइन और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, इस तरह के नेचर ऑफ जॉब में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर इस आर्टिकल के साथ हाफ हार्टेड अप्रोच क्यों जुड़ी हुई है? नाउ लेट्स कम टू सी दिस कि देखिए, अदरवाइज इंडिया के जब हम लॉज देखते हैं, बाकी कोई भी, तो चाइल्ड की डेफिनेशन है 18 साल, ओके? और दुनिया भर में यही एज मानी जाती है। 18 से कम माइनर, 18 से ऊपर अडल्ट। लेकिन जब चाइल्ड लेबर की बात आई तो आपने ये थ्रेशोल्ड लिमिट ही घटा दिया। आपने कहा चाइल्ड लेबर के लिए, मतलब अदरवाइज
एक बच्चा 18 साल तक का, लेकिन चाइल्ड लेबर के लिए इट्स ओनली 14 ईयर। इसका मतलब 14 से 18 तक का वाइड ओपन गैप पड़ा है। 14 से 18 तक के बच्चे को कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट किया जा सकता है। अब है तो असल में वो भी बाल मजदूरी। और फिर 14 साल से कम के बच्चों को कहां एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है? दैट कॉल्स किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी माइन के अंदर, और फिर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, जहां खतरनाक प्रोसेस के साथ काम किया जा रहा हो। लेकिन फिर सर फैक्ट्री, माइन और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, इसके बाहर मतलब इसके बाहर तो बच्चों से भी एम्प्लॉयमेंट कराया जा सकता है। नाउ इट कम्स टू के हाफ हार्टेड अप्रोच की प्रैक्टिकल वजह क्या है कि देखिए, कॉलोनियल हमारा पास्ट रहा है, और जो हमारी सोसाइटी में फैमिलीज हैं उनका इकोनॉमिक जो स्ट्रेटा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, जो सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नेट है बहुत मजबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्रैप्टन कर जाता था कि बच्चों से जब हो जाए कुछ 12 साल 14 साल तो थोड़ा बहुत काम करके घर को सहारा लगा सके। लेकिन हमने, हमारे समाज ने थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा काम करवाया बच्चों से। तो एक प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से हमने इसको कुछ लिमिटेड रखा। लेकिन फिर लाजमी ये तो नहीं कि 1950 में जो चीज़ लिखी गई हम उसी के सहारे बैठे रहे। आने वाले सालों में इन लॉस की इन्हेंसमेंट करनी है। सो फाइनली वी कम टू द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। अब इसी सबको लागू करने के लिए देखिए, ये तो सिर्फ डिक्लेरेशन है कि फंडामेंटल राइट होगा, लेकिन राइट्स अब आपको इंप्लीमेंट करना है तो यू नीड लॉज। स्टेट कैन नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम ऑफ लॉज। सो 1986 वेरी लेट जाकर भारतीय संसद एक कानून पास करती है दैट कॉल्स चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि देखिए, जो आपका मेन मैंडेट था उसी को बाईपास कर रहे हैं आप। तो मतलब जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किस आधार पर किया कि आपने तो चाइल्ड लेबर को लीगलाइज कर दिया। जस्ट हैव द हेडिंग ऑफ द लॉ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इट इज नॉट सेइंग अबॉलिशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट। मतलब कुछ सेक्टर में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया, जैसे कि हजार्डस एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इसके लिए एक रूल तैयार किया गया कि 18 एम्प्लॉयमेंट की, आज इसमें 65 एम्प्लॉयमेंट्स हैं, 18 जगह ऐसी निर्धारित की गई जिसको हजार्डस एम्प्लॉयमेंट कहा गया और कहा बच्चे यहां पर काम नहीं करेंगे। लेकिन इतने बड़े ऑक्यूपेशनल जो आपका मार्केट है उसमें सिर्फ 18 पेशे चुने गए, जो बाद में बढ़ा के 65 किए गए। लेकिन ओरिजिनल जब 86 का ये एक्ट आया था, आपको जान के शायद हैरानी हो, पटाखा इंडस्ट्री को ही इसके अंदर नहीं रखा गया। अब आप बताइए कि पटाखा इंडस्ट्री ही अगर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं और बच्चे वहां पर काम कर सकते हैं तो फिर हजार्डस क्या हुआ? तो इस तरह के बहुत सारी कमियां इसमें रही। और इससे भी अहम वर्ड था आगे रेगुलेशन। मतलब कुछ जगहों पे तो प्रोहिबिट कर दिया, से 18 ऑक्यूपेशन में प्रोहिबिट कर दिया। और इसके अलावा मतलब जहां फैक्ट्री नहीं है, माइन नहीं है, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां पर चाइल्ड लेबर को रेगुलेट किया गया। मींस अगर बच्चे को आप काम दे रहे हैं तो कितने घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, कितना बेसिक वेजेस होनी चाहिए, बीच में ब्रेक कितनी होनी चाहिए, चाइल्ड वेलफेयर फंड होना चाहिए। मतलब ये कि नॉन फैक्ट्री, नॉन माइन और नॉन हजार्डस जॉब में चाइल्ड लेबर लीगलाइज किया गया। कहां तो हमें एक टोटल बैन की बात करनी थी, लेकिन हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति भी ऐसी कि हमें इसके लिए रूल्स बना के इसको रेगुलेट करना पड़ रहा है। सो 1986 में चलिए कुछ तो आगे हम बढ़े, लेकिन बहुत हाफ हार्टेड अप्रोच है। अब असल में चाइल्ड लेबर के लिए जो वाटरशेड मूवमेंट आता है वो आता है 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर। व्हाट हैपेंस? आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट। 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इट इज नॉट जस्ट फ्री, इट इज कंपल्सरी एजुकेशन, तो पढ़ना भी होगा। अब याद रखिए, किसी भी सोसाइटी के अंदर चाइल्ड लेबर एंड योर राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, दीज आर एट लॉगर्स हेड। सिंपल कहें तो बच्चा या तो काम पर जाएगा या स्कूल में जाएगा, दोनों जगह मौजूद नहीं हो सकता है। और प्लीज उस सब फिलॉसफी में मत जाइएगा कि सर दिन में बच्चा स्कूल कर ले, शाम को उसको काम पे भेज दें। यार बच्चा है भाई वो। मतलब जब हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स पढ़ते हैं तो उसमें चाइल्ड राइट के बारे में यह भी लिखा हुआ है टू एंजॉय लिजार टाइम विद हम उम्र बच्चे, अपने साथी उम्र के बच्चों के साथ वो लिजार टाइम एंजॉय करे, शाम को पार्क में खेले, यार मस्ती मारने दो उसको थोड़ा। मतलब हम ही लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे कई बार मतलब स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, सर एमए करूं साथ में के रहने दूं?
सर जॉब करूं या छोड़ दूं। तो अगर हम इतना प्रेशर नहीं ले सकते हैं अडल्ट होते हुए, तो बच्चों से हम कैसे उम्मीद करें कि वो एजुकेशन भी लें और फिर बाद में वो शाम को काम भी करें। कुछ चाइल्ड हेल्थ भी एक राइट होना चाहिए। सो दीज आर एट लॉगर्स हेड। अब ये चल निकला साहब, मिड डे मील स्कीम पहले से चल रही है, लेकिन फिर सरकार ने पूछा भाई यार फ्री में पढ़ा भी रहे हैं, बस्ते किताबे की स्कॉलरशिप स्कीम है, मिड डे मील स्कीम भी चली आ रही है, बच्चे स्कूल तक क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फिर किसी ने शायद समझाया होगा कि सर वो एक कहावत है हिंदी की, वो आसमान से गिरे खजूर में अटके। सर आपने 1986 के एक्ट के साथ बच्चों को फैक्ट्री, माइन और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट से तो सेव कर लिया, लेकिन सर फिर नॉन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में तो बच्चे खुल के काम कर रहे हैं, बल्कि लीगलाइज तौर पे काम कर रहे हैं। और मेजरली कहां पर है सर? टी शॉप, ढाबा, रेस्टोरेंट, डोमेस्टिक हेल्प। तो साल 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सर्कुलर लेके आती है और 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर चाइल्ड लेबर इज स्ट्रिक्टली बैंड इन डोमेस्टिक हेल्प, टी शॉप, ढाबास, रेस्टोरेंट। साल 2006 से बैन है। डोमेस्टिक हेल्प मतलब जो घरों पे काम करने के लिए, साफ सफाई का या किसी भी तरह का काम करने के लिए रख लेते हैं। अब ये 2006 से बैन है, लेकिन आप लोगों ने कितना इसका इंप्लीमेंटेशन देखा है? मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी किसी रोड साइड ढाबे पे कभी तो ऑर्डर दिया होगा कि छोटू पराठा जल्दी लाना, या कहीं तो किसी टी शॉप के बाहर बच्चे को कप प्लेट धोते हुए देखा ही होगा। और डोमेस्टिक हेल्प, हम अपनी सोसाइटी की बात कर लें तो हमारे समाज की सच्चाई यह है दैट चिल्ड्रन आर प्रेफर्ड टू बी एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक हेल्प, कि वो जो बड़ा होगा कहीं गला काट के आधी रात को भाग जाएगा, छोटा नहीं भाग पाएगा। या फिर कई बार आप देखेंगे, आई एम नॉट डिमोनाइजिंग एनीवन बट जस्ट द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी दैट एट मल्टीपल प्लेसेस, हम बात कर रहे हैं रूरल सेक्टर, भाई अर्बन में भी है, तो बहुत बार आप देखेंगे कि जो थोड़ी इकोनॉमिक सिक्योर्ड फैमिलीज हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल के लिए किसी छोटी बच्ची को प्रेफर करते हैं। कई बार आप रेस्टोरेंट्स में देखेंगे इस तरह का, सब चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट है, बैंड एक्टिविटी है। तो हमारा पढ़ा लिखा सभ्य समाज इसको लगातार बदस्तूर जारी रखे हुए है, लेकिन सब 2006 से लीगली बैन है। तो प्रॉब्लम क्या आती है सर? इट इज नॉट अबाउट द लॉज ओनली, इट इज अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। मैं कहना ये चाहता हूं, फिर से आपको याद कर रहा हूं, बार बार कराता रहूंगा, पॉलिटी इज अ लाइफ सब्जेक्ट। तो इसको सिर्फ किताबी ना बनाएं, सिर्फ इसलिए कि आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर बैन की बात की गई है और चाइल्ड लेबर बैन हो जाए ऐसा नहीं होता है। तो आप जब भी किसी चौक से गुजरते होंगे शहरों के, तो कोई ना कोई तो बच्चा गुब्बारे, कुछ टिश्यू पेपर वगैरह बेच ही रहा होता है। जब हमारे डीसीज निकलते हैं, सेशन जज निकलते हैं, लेबर इंस्पेक्टर निकलते हैं, वो भी इन्हीं सड़कों चौराहों से निकलते हैं। हद तो तब है, आप जाइए डीसी ऑफिस के प्रमाइसेस में कोई ना कोई बच्चा चाय सर्व कर रहा होगा, तो पता सबको है। इट इज अबाउट द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, सोसाइटल रिफॉर्म एज वेल। आपकी सोसाइटी विलिंग नहीं है सर, तभी का हाफ हार्टेड अप्रोच। उनकी भी मजबूरी थी कि सोसाइटी नहीं समझेगी इस चीज को। ओके ठीक है, तो चाइल्ड लेबर के सिनेरियो को यहां तक हम समझ चुके हैं। चलिए 2006 में कम से कम लॉ तो आया, तो उम्मीद करते हैं कुछ बच्चे तो बच पाए होंगे चाइल्ड लेबर से और स्कूल पहुंच पाए होंगे। फाइनली एक पड़ाव आता है साल 2016 में, जब एनडीए गवर्नमेंट लेके आती है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। 2016 में चाइल्ड लेबर एक्ट को, उसी 86 वाले एक्ट को अमेंड किया गया है। और इसके साथ जो हमारे लेबर मिनिस्टर थे बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने जब ये लॉ पेश किया था पार्लियामेंट के अंदर, तो बड़ी शान से कहा था कि हमने हर पेशे के अंदर चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से बैन कर दिया है, सख्त कानून है, सख्त सजाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग खुश क्यों नहीं हुए? बहुत सारे चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट ने क्यों द देन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब को लेटर्स लिखे थे कि प्लीज डू नॉट गिव द असेंट टू दिस लॉ। हालांकि उन्होंने असेंट दिया, तो आखिर क्या कमी थी? तो बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। इट ओपाइंस दैट देयर विल बी कंप्लीट बैन ऑन चाइल्ड लेबर इन ऑल ऑक्यूपेशन। देयर विल बी कंप्लीट बैन ऑन चाइल्ड लेबर इन ऑल ऑक्यूपेशन। काश लिखने वाले की कलम यही रुक गई होती, फुल स्टॉप लग गया होता, लेकिन कलम यहां रुकी नहीं और आगे गई और लिखा गया एक्सेप्ट exception being created where child helps his or her family। अगर बच्चा 14 साल से कम का बच्चा फैमिली ऑक्यूपेशन में हेल्प करता है तो फिर दैट इज बीन अलाउड। हाँ, क्लॉज 7 में यह है कि इससे उसकी एजुकेशन
और हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो स्कूल आवर के बाद आप काम करा लीजिए और इतना सख्त काम ना हो कि हेल्थ डिटेरियोरेट होने लग जाए, या फिर आप यूं करें कि छुट्टियों में काम करवा लें। मतलब बच्चे को हर वक्त या तो मतलब आप पढ़ाई के काम पे लगाए रखें या काम पे लगाएं, रोबोट बना दीजिए, मशीन बना दीजिए। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? सी, इफ वी कनेक्ट इट विद द सोसाइटी, तो देखिए चलिए इन सारे लॉज, इन सारे प्रोविजन की इतनी सार्थकता तो है कि आज हमारा समाज वहां खड़ा है कि ज्यादातर जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों से लेबर नहीं करा रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ फोकस है। मतलब अगर आप लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिकली लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी देखें तो वहां भी इस तरह की एक थॉट प्रिवेल कर रहा है दैट यार बच्चों को पढ़ा लो, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, अदरवाइज दिहाड़ी तो है ही है, चलिए किस्मत में। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इतनी ज्यादा विलिंग नहीं, लेकिन कहां चाइल्ड लेबर ज्यादा हो रहा है? अगेन विद द इकोनॉमिकली लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। मतलब ज्यादातर फैमिली जो आज थोड़ी बहुत सोशियो इकोनॉमिक सिक्योर्ड है, वहां पर चाइल्ड लेबर का इतना ज्यादा फिनोमेना आपको देखने को नहीं मिलेगा कंपैरेटिवली। लेकिन जो फैमिलीज सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर चाइल्ड लेबर का फिनोमेना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और ये ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां ये काम करते हैं वो ज्यादातर फैमिली ऑक्यूपेशन के तौर पे, लाइक मे बी गांव के अंदर जाएं तो सफाई का काम हो सकता है कि कोई लेडी आती हैं, किसी 2-4 परिवारों में सफाइयां करती हैं, पशुओं का कुछ काम करती हैं, वो फैमिली ऑक्यूपेशन के टाइप पे है। या फिर अगर आप शहरों में देखें तो बहुत सारे जो काम है दैट सम मोमोज कार्ट, मे बी टी स्टॉल, सो मल्टीपल इस तरह के आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे। वो उनका हाउस होल्ड एक्टिविटी है, फैमिली ऑक्यूपेशन है। बीडी इंडस्ट्री, तो बीडी इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि किसी वर्कशॉप में बीडियां नहीं बन रही होती हैं ज्यादातर, तो जो फैक्ट्री का ओनर है वो ऐसे बुलाते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को, बहुत सारे मजदूरों को, और उनको वो जो बीड़ी का पत्ता होता है, वो तंबाकू और जो भी धागा वगैरह वो दे देते हैं, मटेरियल दे देते हैं कि घर से बना के लाना, तो फैमिली ऑक्यूपेशन हो जाता है। तो खासकर जहां हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना है चाइल्ड लेबर के खिलाफ, सोशियो इकोनॉमिक लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी, हम वहीं प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे इस लॉ की वजह से। तो वहां तो क्योंकि अब वो कह देंगे भाई चिल्ड्रन इज हेल्पिंग द फैमिली ऑक्यूपेशन, स्कूल भेजते हैं उसके बाद काम करवा रहे हैं, छुट्टियों में काम करवा रहे हैं, एंड वी नो दिस थिंग मैकेनिकली लागू नहीं होते हैं लॉ। तो बहुत बार ऐसा होगा स्कूल मिस करा दिया जाएगा बीमारी के नाम पे, किसी नाम पे, कि भाई ज्यादा काम आया चलिए कीजिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द लॉ कि जहां नीडी है सेक्टर, वहां ये लॉ हेल्प करने की बजाय हमें हार्म करना शुरू करेगा। दैट्स व्हाई ये हो गया क्रिटिकल एनालिसिस, कि अगर पेपर में आ जाए तो हम कहेंगे कि सर जो मैंडेट असल में है उसको ये लॉ पूरा नहीं कर पा रहा है। इंटरेस्टिंगली जब ये लॉ आया था तो मैंने फैमिली जाननी चाहिए कि फैमिली का मतलब क्या है। क्या सिर्फ मदर फादर और चिल्ड्रन, इस लॉ के लिए सिर्फ ये फैमिली है? क्या सिर्फ अपने मदर फादर के ही ऑक्यूपेशन में हेल्प कर पाएगा? सो एक्सप्लेनेशन इज रादर एनी ब्लड रिलेशन, एक्सटेंडेड फैमिली। मतलब एक बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप के पेशे में नहीं, अपने मामा, चाचा, बुआ, दादा, नाना, वॉट एवर यू कॉल इट, उन सब के भी ऑक्यूपेशन में अगर हेल्प करता है तो उसको भी फैमिली ऑक्यूपेशन की हेल्प ही माना जाएगा। सो दिस इज द लिखने ऑफ द लॉ। ओके, अच्छा, अगर किसी के मन में वो सवाल आ रहा है कि सर ये बताइए कि ठीक है लेबर की तो हमें बात समझ में आ गई है, लेकिन सर फिर बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, तो इनका क्या है सर? सो देखिए ये भी एक्सेप्शन के अंदर है, इसको लेबर में नहीं आर्ट के अंदर काउंट करते हैं, है ना। टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं, कोई सिंगिंग कर रहा है बच्चा प्रोफेशनली, या फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो जो चाइल्ड आर्टिस्ट है इसको भी एक्सेप्शन के अंदर रखा गया है। और बेसिकली यहाँ पर भी वही रूल है कि इस काम की वजह से उस बच्चे को, चाहे वो कमा भी रहा है, ओके, कोई यूट्यूबर है बच्चा, चाहे उसको इनकम भी आ रही है, बहुत सारे हैं आजकल चैनल्स, तो वहां पर ये रखा गया आर्ट के फील्ड के अंदर। और इस ऑक्यूपेशन की वजह से माँ बाप की भी जिम्मेवारी है कि इस ऑक्यूपेशन की वजह से उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। कभी आप किसी चाइल्ड आर्टिस्ट का इंटरव्यू देखें कभी, तो पत्रकार भी घुमा फिरा के एक सवाल जरूर पूछता है कि फिर अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो? तो बड़ा रटा रटाया सा जवाब होता है कि नहीं, मैं छुट्टियों में काम करता हूँ और टीचर्स मुझे एक्स्ट्रा हेल्प कर देते हैं मेरी पढ़ाई के अंदर। तो सब उन्हीं लॉस से बचने के लिए है। एंड देन इट कम्स टू व्हाट इज द पेनल्टी अंडर द न्यू लॉ। सो अगर कोई भी चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करता है इन वर्क, 6 महीने से 2 साल तक की जेल दी जा सकती है, और साथ ही 20 से 50,000 तक का फाइन किया जा सकता है। जस्ट टू अपडेट इट। अब ये तो हुआ न्यू लॉ, प्रेजेंट लॉ।
टू डील विद चाइल्ड लेबर इन दिस कंट्री एंड ऑफ कोर्स द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इट। लेकिन एक पॉजिटिव काम भी हुआ है। देखिए सिंपल है, जहां सरकार के किसी काम में कोई कमी है कमी बताएंगे, जहां पर पॉजिटिव है तो साथ में पॉजिटिव भी बताएंगे जब पूछा जाए। सो हियर इट कम्स कि अडोलेसेंट एक नई कैटेगरी क्रिएट की गई है 14 से 18 साल के लिए, जो वाइड ओपन पड़ा था, जिसको पहले कहीं डील ही नहीं किया जा रहा था लॉ के थ्रू। सो इट कम्स विद के नाउ अडोलेसेंट जो 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, दे कैन नॉट वर्क इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। अब इनको नॉन हजार्डस में काम करना अलाउड है, लेकिन जो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के साथ कुछ काम किया जा रहा है, वहां पर अब अडोलेसेंट को 14 से 18 साल के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है। और पेनल्टी सेम है, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करता है अडोलेसेंट को 14 से 18 साल के बच्चे को इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा और 20,000 से 50,000 तक का उस एम्प्लॉयर के ऊपर फाइन किया जा सकता है। तो चलिए एक पॉजिटिव भी सही कि 14 से 18 का गैप जो कहीं एड्रेस नहीं हो रहा था, अब हम इस नए लॉ में उसको एड्रेस कर पा रहे हैं। नाउ वी कवर्ड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें हमने कवर किया है आर्टिकल 23 डील्स विद ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, एंड 24 especially carved out for child labor prohibition. Now we move to the right to religious freedom, राष्ट्रीय 4 मंजिल 1 के समाज में धार्मिक स्वतंत्रता स्थापित हो सके। और इसमें सबसे अहम इंडिविजुअली जो प्रैक्टिकल हमारे लिए एक सहूलत भी है, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें, दैट इज अंडर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइन, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। हम सभी को आजादी दी गई है कि हम चाहें कोई भी धर्म, उसको चाहें प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें और प्रोपगेट करें। प्रोफेस होता है टू फ्रीली प्रोक्लेम, किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है कि मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है। और फिर प्रैक्टिस होता है उस धर्म से जुड़ी हुई सारी मान्यताओं को, प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, चेरिश करना। कि मान लीजिए किसी धर्म में किसी खास दिन पर कोई नगर कीर्तन, कोई शोभा यात्रा निकालनी है, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आता है बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपगेशन। सो आप धर्म प्रचार भी कर सकते हैं। तो कोई भी धर्म है, जैसे आप देखते होंगे कि भाई आजकल तो रिलीजियस चैनल्स का जमाना है, यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं बहुत सारे लोगों ने, जहां पर कोई इंडिविजुअल अपने किसी खास धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई सनातन का, कोई इस्लाम का, कोई सिखी का प्रचार कर रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा है। तो आर्टिकल 25 से इंडिविजुअली पहले तो 3 चीजें पकड़ें, दैट आपकी जो रिलीजियस फ्रीडम है दैट इज प्रोटेक्टेड इन फॉर्म ऑफ राइट टू फ्रीली प्रोफेस, फ्रीली प्रैक्टिस एंड फ्रीली प्रोपगेट योर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। लेकिन यहां पर एक सवाल है कि आर्टिकल 25 की प्रोटेक्शन क्या मुझे सिर्फ तभी मिलेगी जब मैं किसी धर्म खास में यकीन रखता हूं कि अपने धर्म को ही प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट कर पाऊं? व्हाट इफ आई एम एन एथीस्ट? सपोज कीजिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो धर्म में मानता ही नहीं हूं। बहुत सारे लोग होते हैं अथीस्ट, अथीज्म फॉलो करते हैं, जावेद अख्तर साहब को आप सुने। सो क्या आर्टिकल 25 की प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल पाएगी? नाउ सी द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितना वृहद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी फिलॉसफी है, दैट इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडर आर्टिकल 25 इट प्रोमिसेस यू द फ्रीडम ऑफ कंसाइन, फ्रीडम ऑफ इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा की आवाज। तो सबसे पहले अंतरात्मा की आवाज को तरजीह दी गई है कि जो भी आपकी अंतरात्मा की आवाज कहती है, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ है, चाहे वो नॉन रिलीजियस बिलीफ है, आप उनको भी प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट कर सकते हैं। तभी आप देखेंगे कि बहुत सारी तर्कशील सोसाइटी अलग अलग जगहों पर बनी होती हैं, वो बहुत हद तक धर्म की बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो अथीजिज्म की बात प्रमोट कर रहे होते हैं। तो आप उसको भी प्रोटेक्ट रख सकते हैं। नाउ इट कम्स विद इनर वॉइस। तो लार्जली यहां पर है क्या, इवन धर्म के अंदर भी हम एक फ्री सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। द फिलॉसफी ऑफ फंडामेंटल राइट दैट इज फोकस्ड एट इंडिविजुअल दैट प्रॉमिसेस अस अ फ्री सोसाइटी। तो यहां पर कोई ब्लास्फेमस लॉ नहीं आ सकते हैं, ईश निंदा के कानून नहीं आएंगे कि आप किसी धर्म में नहीं मानते हैं और आप अगर उसके बारे में कोई क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं तो आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। मोर ओवर फिर आप आपकी चाहें इनर वॉइस कुछ भी कहती है, मतलब आप कहते हैं एक धर्म है, आप उसमें यकीन कर लें, कोई भगवान है आप उसमें यकीन कर लें, कोई पवित्र किताब है आप उसमें यकीन कर लें, या फिर आप कहते हैं कि नहीं सर धर्म कुछ नहीं है, तो मैन मेड है और
मैं तो बिग बैंग थ्योरी में यकीन रखता हूं, साइंस इज एवरीथिंग, तो आप उसमें यकीन कर लें। और वहीं पर अगर किसी की इनर वॉइस कहती है कि ना धर्म ना ही अथीजिज्म, मेरे तो जो कुछ है, मेरे कोई पिताजी महाराज या बाबा जी हैं, द डेरावाद कल्चर, द गॉडमैन कल्ट कल्चर, वो भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 के अंदर ही आता है कि मेरी इनर वॉइस कहती है दिस द पर्सन, मैं तो इनमें यकीन रखूंगा। सो वो भी फंडामेंटल राइट में ही प्रोटेक्टेड है। सो हियर the very first segment covers that we are having freedom of inner voice, then freedom to profess, practice and propagate any religion. धर्म प्रचार भी इसके अंदर आता है, लेकिन मर्यादाएं याद रखें। कॉन्स्टिट्यूशन मर्यादा की बात कर रहा हूं, लिमिटेशंस। तो यहां पर दिस बेसिकली द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स एज वेल। मतलब आपकी कोई भी धार्मिक मान्यता, आपकी प्रैक्टिस, दैट मस्ट नॉट बी इन कन्फ्लिक्चुअस सिचुएशन विद पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। मतलब जैसे हमने भी बात की कि भाई आपको किसी खास दिन शोभा यात्रा निकालनी है तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर स्टेट परमिशन डिनाई कर दे तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। कोविड टाइम्स आप याद कीजिए, तो कोविड टाइम्स में तो मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर बंद ही कर दिए गए थे कि आप वहां जाके पूजा नहीं कर सकते, घरों पे रहिए। स्टेट रेगुलेट कर सकता है पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू, या फिर मोरालिटी एंड हेल्थ। नाउ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, लेकिन कुछ धर्मों के अंदर कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जो शायद हमारी आज की प्रेजेंट डे मोरालिटी, मॉरल प्रिंसिपल्स जो सोसाइटी के हैं, उनसे मेल नहीं खाते हैं। बात सही है गलत की नहीं है, इट इज बेसिकली इनकॉन्ग्रुएंस केस। सो फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म, अब हम जानते हैं कि जैनिज्म में दो बड़े सेक्ट हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर। नाउ दिगंबर बेसिकली लिव्स इन न्यूडिटी, कपड़े नहीं पहनते हैं। तो उनकी जो पब्लिक के साथ डीलिंग है, सोसाइटी एट लार्ज डीलिंग है, उसको स्टेट रेगुलेट कर सकता है कि भाई आप फ्रीली पब्लिक में नहीं जाएंगे। या फिर हिंदुइज्म के अंदर आते हैं नागा साधुस, अगेन लिव्स इन न्यूडिटी विच इज इनकॉन्ग्रुएंट विद द प्रेजेंट डे सोसाइटल मोरालिटी। तो उनकी भी जो मोबिलिटी इन द सोसाइटी है उसको स्टेट रेगुलेट कर सकता है। बात आती है हेल्थ की, तो जैनिज्म के अंदर एक प्रैक्टिस है संथारा प्रैक्टिस। जैसे उसके अंदर ये है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है या बहुत बुजुर्ग हैं, उनकी अलग अलग स्टेजेस हैं, वैसी अवस्था में व्यक्ति खाना पीना छोड़कर अपना शरीर त्याग कर सकता है, बट दैट अमाउंट्स टू अटेम्प्टिंग द सुसाइड। सो दैट इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। संथारा इंडिया में परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, तो रेगुलेट भी कर सकते हैं, बैन भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अदर फंडामेंटल राइट्स। अब अगर आपकी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है जो बाकी फंडामेंटल राइट से कंफ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर आती है, मे बी राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, तो फिर उसको भी सरकार रेगुलेट कर सकती है, कर्टल डाउन कर सकती है। वहां पे देखना होगा बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी एट लार्ज। तो लिमिटेशन जरूर याद रखें, एक्सेप्शन याद रखें। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी इनर वॉइस, अपनी रिलीजियस मान्यताओं को पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या फिर हेल्थ और अदर फंडामेंटल राइट के दायरे में रहकर पूरी तरह एंजॉय कर सकता हूं। लेकिन आगे कुछ और भी रेगुलेशन दी गई हैं आर्टिकल 25 में, जिससे लोगों के रिलीजियस राइट सिक्योर रह सकें, बल्कि अपने रिलीजियस राइट को फ्रीली एंजॉय कर सकें। जैसे एक क्लॉज इसके अंदर डाला गया है दैट स्टेट मे मेक लॉ फॉर थ्रोइंग ओपन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट हियर इंटरेस्टिंगली इट इज रिटन दैट हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो सरकार चाहे तो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को समाज के सभी वर्गों को आने के लिए ओपन कर सकती है। और यहां पर एक्सप्रेशन ये दिया गया कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब होगा सिख, बुद्ध एंड जैन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एज वेल। जो भी बुद्ध, सिख, जैन मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको भी सरकार चाहे तो रूल लाकर सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए खोल सकती है। अब इसमें दो चीजें देखें, एक तो यहां पर बात की गई है रिलीजियस रिफॉर्म की, सो इट टॉक्स अबाउट रिफॉर्म। पर दूसरा कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि व्हाई ओनली हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और साथ में आपने ये भी लिख दिया कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब है बुद्ध, सिख और जैन। तो क्या बुद्ध और सिख और जैन ये इंडिपेंडेंट रिलीजन नहीं है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदुइज्म के दायरे में आते हैं, और बहुत सारे लोग इसका गलत प्रचार भी करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो देखिए दो चीजें देखें, एक तो इट्स अबाउट रिलीजियस रिफॉर्म, और जो हिंदुइज्म और फिर जो हिंदुइज्म से ही बाकी धर्म जो कभी किसी टाइम पे इंडिपेंडेंट रिलीजन बने, तो वहां पे कई बार देखा गया था कि किसी खास रिलीजियस इंस्टीट्यूट को, किसी मंदिर को किसी खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बंद कर देंगे। जातिगत आधार पे बहुत भेदभाव था, जेंडर आधार पे भेदभाव है,
कि भाई आप फला 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 जाति से हैं तो आप मंदिर के परिसर से बाहर रहकर ही पूजा कर सकते हैं, मंदिर के परिसर में नहीं आएंगे, परिसर में आ गए तो आप सेंटम सेक्टोरम में नहीं आएंगे, गर्भगृह तक नहीं जाएंगे। तो ऐसा ना हो सके, सभी के लिए ओपन रहे, सरकार ऐसे रूल ला सकती है। और मसला यहां पर क्योंकि ये ज्यादा प्रोमिनेंसी के साथ देखा गया था हिंदुइज्म के अंदर, तो हिंदू रिफॉर्म की बात की। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर यहां पर नहीं लिखा है इस्लाम या क्रिश्चियनिटी तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए सरकार ये नहीं कर सकती है, कर सकती है। मैं कहना ये चाहता हूं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कर सकती है, आजादी है, सरकार अपनी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में कर सकती है ये चीज। एंड देन इट कम्स दैट wearing and carrying kirpan is a part of practice under Sikh religion। ये मैं सिर्फ इस मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको कभी किसी ने ये बड़ा मिस इंटरप्रेट करके बताया, और बहुत सारे प्रीचर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सब मिस इंटरप्रेट करते हैं कि देखो देखो हिंदुस्तान का संविधान कहता है सिख बुद्ध जैन तो हिंदुइज्म का एक पार्ट है। ऐसा नहीं है। पहली बात तो आर्टिकल 25 में जहां रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की बात की गई है, सिर्फ उस क्लॉज के रेफरेंस में सिख बुद्ध और जैन को हिंदुइज्म में काउंट किया जाएगा। ये लॉ लिखने का एक तरीका है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट ओवरऑल इन द ओवरऑल सिनेरियो बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म इज द पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। रादर देयर इज अ express written provision that wearing and carrying kirpan is a part of practice under Sikh religion। They have written that ये सिख धर्म की एक प्रैक्टिस के तौर पे established होगा। अदरवाइज हम जानते हैं that किरपान तलवार इट्स प्रोहिबिटेड अंडर आर्म्स एक्ट, लेकिन सिख रिलीजन को क्योंकि वो मान्यता है, कोर पार्ट है, पंचककारों में से एक है, तो इसलिए वहां पर ये फैसिलिटी दी गई है और सिख को एज अ सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पर आर्टिकल 25 ही स्टैब्लिश करता है। एंड देन इट कम्स टू द इंटरप्रिटेशंस। देखिए एक दो इश्यूज का हम इसके अंदर जिक्र करेंगे जो करंट अफेयर में भी रहते हैं, और आर्टिकल 26 एक बार कवर करेंगे और फिर कुछ केसेस की बात करेंगे। बट यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंटली बहुत डील की जाती है, दैट राइट टू प्रोपगेट द रिलीजन, धर्म प्रचार की बात करना। और फिर कुछ लोगों ने इसको रिलेट किया दैट राइट टू कन्वर्ट अदर पीपल, राइट टू कन्वर्ट अदर पीपल इनटू ऑन रिलीजन। ये भी आर्टिकल 25 के अंदर ही फंडामेंटल राइट होना चाहिए, इंप्लिसिट होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए मैं धर्म प्रचार कर ही क्यों रहा हूं, इसलिए कि बाकी लोग मेरे धर्म से इंस्पायर हों और मेरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। So Article 25 gives me the right to convert other people into my own religion as a fundamental right। लेकिन ये आइडिया सुप्रीम कोर्ट ने परचेज नहीं किया है। So एक फेमस केस है, उससे याद रख लेंगे, सेंट स्टेनिस्लॉस केस। ये लैंडमार्क केस है वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1977 का केस है। देखिए हुआ यह था कि मध्य प्रदेश सरकार एक लॉ लेके आई थी, इट्स अबाउट एंटी रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट, और उसमें लिखा था कि अगर कोई भी धर्म परिवर्तन करता है या करवाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मे बी थ्रेट, ड्यूरस, कोर्जन और ग्रीड, तो ये वैलिड कन्वर्जन नहीं होगा। तो अगर किसी पर भी दबाव डाल के, डरा के, धमका के, लालच देके कोई कन्वर्ट करा रहा है तो ये रिलीजियस कन्वर्जन वैलिड ही नहीं होगा। तो इसी के खिलाफ सेंट स्टेनिस्लॉस गए थे सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा सर ये तो मेरे फंडामेंटल राइट की कर्टेलमेंट हो रही है, मेरा तो फंडामेंटल राइट है टू कन्वर्ट अदर पीपल। देन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि सर प्लीज बिहेव, ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं है आर्टिकल 25 की, यू आर जस्ट हैविंग राइट टू प्रोपगेट। लेकिन प्रोपगेशन का टारगेट सिर्फ ये है कि आप अपने धर्म की अच्छी बातों का प्रचार करना चाह रहे हैं सोसाइटी में। अब उसके बाद कोई धर्म से इंप्रेस होकर, बातों से प्रभावित होकर फ्री विल पर ज्वाइन आपका धर्म कर ले तो ठीक है, लेकिन दिस डजंट गिव यू राइट टू कन्वर्ट अदर पीपल इनटू ऑन रिलीजन। भाई तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वी आर मल्टी रिलीजियस सोसाइटी और कम्युनल कुछ फीलिंग्स भी हमारी सोसाइटी, मैं 100% बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ग्रुप ऑफ सोसाइटी के अंदर है, तो फिर तो ऐसे एक होड़ लग जाएगी कि हर धर्म क्या करेगा, कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने धर्म में ला सके। तो इससे तो हम अपनी सोसाइटी को कम्युनल टेंशन प्रोवाइड करेंगे, रिलीजियस सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो एक तो याद रखें, राइट टू कन्वर्ट अदर पीपल इनटू ओन रिलीजन, दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एट ऑल। बट सर दूसरी चीज के
what if I want to convert as an individual on my free will? Now it is about right to convert on free will. मतलब मान लीजिए कि मैं अगर अपनी फ्री विल पे, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, लालच नहीं दिया, डराया धमकाया नहीं है, लेकिन फ्री विल पर मुझे लगा कि यार एबीसी रिलीजन ये ज्यादा बेहतर है, तो क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? नाउ इट इज अ फंडामेंटल राइट. व्हाई? सो इट कम्स दैट फ्रीडम ऑफ कंसाइन दी गई है सर आपको. तो आज आपकी इनर वॉइस कहती है कि बाय बर्थ जो आपको रिलीजन मिला है वो बेस्ट है, आप खुश हैं उससे, तो ठीक है. लेकिन कल को आपकी कंसाइन कहती है यार मुझे कोई XYZ धर्म वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं उसमें कन्वर्ट होना चाहता हूं. बट दिस मस्ट बी ऑन फ्री विल. किसी लालच में, किसी दबाव में अगर आप धर्म कन्वर्ट करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा. अगर फ्री विल पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. लेट्स कंक्लूड दिस थिंग. द वेरी फर्स्ट पॉइंट, right to convert other people into own religion, this is no fundamental right, not at all. The Supreme Court ruling is there. And then comes, what if one person want to convert his or her religion? तो ये उसका फंडामेंटल राइट है, बशर्ते कि फ्री विल के ऊपर होना चाहिए. तो इससे रिलेटेड काफी चीजें अभी आ रही हैं. यूपी का एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ है, आप उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं इसके अंदर. सो दीज आर द इश्यूज अटैच्ड विद आर्टिकल 25. नाउ वी मूव टू आर्टिकल 26. Right to manage religious affairs. Now, this is about the right of religious denomination. अगर कोई धार्मिक संस्था है तो उसके रिलीजियस राइट के बारे में हम बात कर रहे हैं. इससे पहले आर्टिकल 25 was focused at individual religious rights. Now here, धार्मिक संस्था अगर वो कोई है तो उसके कुछ राइट यहां पे सिक्योर किए गए हैं. अब सबसे पहले धार्मिक संस्था क्या है? तो देखिए, या तो हो सकता है कि एक ही धर्म के अंदर जो बहुत सारे डिफरेंट सेक्ट हैं और सेक्ट को ऑपरेट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है. लाइक वी नो कि हर धर्म में सेक्ट तो होते ही हैं. लाइक यू कम टू इस्लाम तो वी नो द शियाज एंड सुन्नीज, बट फिर कोई अंत नहीं है वहां पर भी. हनाफी, सलाफी, देवबंदी, बरेलवी, मल्टीपल सेक्ट्स आर देयर. Then you come to Christianity, तो Catholic and Protestant, two prominent, then Angelical Society, this, that, multiple there. And Sikhism, there is like Sikhism, बाबा श्रीचंद के गुरुद्वारे, नूर महली, ये अपग्रेडेड, मल्टीपल सेक्ट. और जबकि इतना नया रिलीजन है सिखिज्म. इसके अलावा हिंदुइज्म तो अंतहीन है सर. तो वहां पर आपको मठ सिस्टम मिल जाएगा और उसी में कोई शैव की उपासना करने वाले हैं, कोई विष्णु की उपासना. तो मल्टीपल सेक्ट आर देयर. सो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह से डील कर रही है कि वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर है, जैसे इस्कॉन टेम्पल. मतलब मैं पहली बार इस्कॉन टेम्पल गया था, मुझे पता नहीं था कि क्या चीज है, टू माय लिमिटेड नॉलेज. लेकिन जब मैंने जाके देखा तो वो प्राइमरली राधा कृष्ण का मंदिर है और इस्कॉन का है ही मेन एम ये कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैलाना है दुनिया भर के अंदर. लेकिन फिर मैंने सोचा यार डिफरेंट मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्ति तो होती है. तो पता लगा कि इस्कॉन एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, एक सेपरेट आइडेंटिटी के साथ वो ये काम कर रहे हैं. तो ये जो आर्टिकल 26 की फैसिलिटी है, दैट इज अ कलेक्टिव राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन. और फिर इसी में आ जाते हैं कोई भी धार्मिक संस्था. जैसे डेरावाद की अगर हम बात कर लें तो अलग अलग जो डेरे हैं, राधा स्वामी, सत्संग व्यास है, प्राइमरली दे कॉल देमसेल्फ अ रिलीजियस डिनोमिनेशन. तो ऐसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के क्या फंडामेंटल राइट सिक्योर किए गए? नाउ हियर इट कम दैट वेरी फर्स्ट इट इज दैट दे can establish and maintain institution for religious and charitable purpose. तो अगर कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो वो चाहे रिलीजियस पर्पस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बना ले, भाई सीधी बात है, मंदिर बना ले, मस्जिद बना ले, गुरुद्वारा बना ले, बना सकते हैं आप. ऐसा कोई लाजमी नहीं है कि जितने भी गुरुद्वारे हैं वो 100% SGPC के अंडर ही रजिस्टर्ड होंगे. तो आप देखेंगे काफी सारे गुरुद्वारे हैं जो SGPC के अंडर नहीं आते हैं, वो डिफरेंट किसी रिलीजियस ट्रस्ट या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से ड्रिवन है. और फिर साथ ही में चैरिटेबल पर्पस के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं. तो लाइक आप कई बार देखेंगे कि गुरुद्वारों के बाहर, चंडीगढ़ में बड़ा अच्छा एक ट्रेंड है कि गुरुद्वारों के बाहर कई बार लिखा होता है कि फ्री आंखों का चेकअप कैंप, फ्री खूनदान कैंप, या MRI 300 रुपए. तो एक गुरुद्वारे की फैसिलिटी में MRI क्या कर रही है, आंखों का चेकअप क्या हो रहा है? दीज आर रादर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए फैसिलिटी दी जा रही है. या हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल हो तो उसको कोई रिलीजियस ट्रस्ट ही ऑपरेट कर रहा है, वो मंदिर या गुरुद्वारे में नहीं है, वो बाहर बिल्कुल कहीं एक प्रोमिनेंट जगह पर है, सेपरेट ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो रिलीजियस ट्रस्ट ऑपरेट कर रहा है. लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर चैरिटेबल पर्पसेस की बात की गई है, तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी. नो प्रॉफिट नो लॉस पर यह संस्था काम करेगी.
तो आप कई बार मस्जिदों में जाएं तो आपको मस्जिद के पास, मस्जिद की ही प्रमाइस में कोई मदरसा चलता मिल सकता है, फातिमा शफा खाना मिल सकता है, डिफरेंट टाइप की चैरिटेबल सर्विसेज यहाँ पर दी जा सकती हैं। देन इट कम्स टू मैनेज इट्स ओन अफेयर ऑफ रिलीजन। तो भाई अगर आपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया है, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, आप उसको चला रहे हैं, तो वहां पर जितने भी रिलीजियस अफेयर हैं भाई आप खुद मैनेज कीजिए। जैसे अगर हम इसको इस्लाम के नजरिए से समझें तो ओवरऑल इस्लाम तो एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, लेकिन फिर इसमें डिफरेंट सेक्ट हैं, तो शियाज एंड सुन्नी। तो आप शिया और सुन्नी देखें तो काफी सारी जो रिलीजियस रवायतें हैं वो अलग हैं। सो मच सो दैट के वुजू करने के तरीके, नमाज अदा करने के तरीकों में भी फर्क है। कई बार आप देखेंगे कि एक दूसरे की मस्जिदों में जाना पसंद नहीं करते हैं, मैं मतलब कंपैरेटिव लेवल के अंदर बात कर रहा हूं। तो भाई हर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, डिनोमिनेशन को ये फंडामेंटल राइट है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर खुद मैनेज कीजिए। भाई तो आपके पूजा के तरीके क्या होंगे, आप सुबह को कौन सी पूजा करेंगे, शाम को कौन सी करेंगे, लंगर में सिर्फ दाल रोटी बनानी है या खीर का भी कुछ इंतजाम है, ये आप खुद मैनेज कर लीजिए। एंड देन इट कम्स टू own and acquire movable and immovable property and administer such property in accordance with the law। और यहां पर कहीं नहीं लिखा है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस है, नो। मतलब इसका आप कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं। Here it comes कि कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो एनी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ओन्ड, कैन बी एक्वायर्ड बाय दीज रिलीजियस डिनोमिनेशन, और उसका लॉफुल यूज भी कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो आसानी से मूव की जा सकती है, रादर इसको इमूवेबल समझें। इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो अचल संपत्ति, लैंड और स्ट्रक्चर परमानेंटली अटैच्ड विद दिस लैंड। जैसे जहां पर मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी जो लैंड है या जो परमानेंट बिल्डिंग है ना, मोटा ब्रिक से बनी हुई, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट दिस कैमरा, दिस मे बी जैम बोर्ड, दिस पेन, दिस लाइट्स, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। गाड़ियां, व्हीकल, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। सो कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन मूवेबल, इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, और कहीं नहीं लिखा है कि इसका रिलीजियस यूज होगा, इसका कमर्शियल यूज भी हो सकता है। तो भाई ये भी फंडामेंटल राइट के दायरे में आता है। तो फिर अगर कोई सिंगर गा रहा है कि मैं सुनिया बाबे ने काली ऑडी ले ली, या फिर किसी बाबा जी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं कि देखिए बैलेंसियागा के जूते पहने हुए हैं, या फिर कोई डायमंड स्टडेड मोबाइल फोन लिया हुआ है, सर ठीक है आप सोशली क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेकिन दिस कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जस्ट लुक एट दी राधा स्वामी सत्संग व्यास, जो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के तौर पे काम करते हैं। तो आप किसी भी शहर से गुजरे, नॉर्थ इंडिया का तो हाल मैंने देखा है, आई डोंट नो अबाउट साउथ, बट आप किसी भी शहर से गुजरे, मोहल्ले कस्बे से भी गुजरे, तो या तो एंट्री पे, एग्जिट पे आपको राधा स्वामी सत्संग व्यास का डेरा जरूर देखने को मिल जाएगा। पहले हुआ करता था कि सिर्फ एक चार दीवारी थी लाल रंग की, घास लगाई थी, फिर पॉपुलर के पेड़ आए, अब टेम्परेरी स्ट्रक्चर से परमानेंट स्ट्रक्चर भी आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन हाउ मच इकोनॉमिक वेल्थ they are owing. I'm not disrespecting. This is their fundamental right. Lawfully allowed है तभी वो ये कर पा रहे हैं। लेकिन just imagine कि एक religious denomination के पास कितनी economic power है। आज इसका use religious purposes के लिए है, but fundamental right ये भी कहता है कि अगर इसका वो कल को commercial use करना चाहें वो भी किया जा सकता है as per state regulation, government guideline। तो ये है आर्टिकल 26 की फैसिलिटी जो कम्युनिटी बेस्ड है, रिलीजियस डिनोमिनेशन बेस्ड है। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल बेस्ड है। लेकिन अब इन्हीं चीजों से दोनों आर्टिकल को हम मिला के देखें तो कुछ व्यवस्थाएं निकलती हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस के ऊपर बात करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेके, या फिर आर्टिकल 26 की प्रोविजन को लेके कि मैनेज कैसे करना है अपना रिलीजियस अफेयर। सो नाउ वी कम सम ऑफ द इश्यूज, लाइक वन वेरी क्रिटिकल इशू in this country in religious sphere is about entry of women into religious institutions। अब देखिए है तो ये काफी सारे धर्मों में अलग अलग तरीके से डील करता। हम दो तीन इशू की बात कर लेंगे, जैसे सबसे प्रोमिनेंटली हमारे लिए है सबरीमाला इशू को समझना, लॉर्ड अयप्पा के मंदिर के अंदर केरल केस है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। लाइक जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है कि हाजी अली दरगाह पर एक सर्टेन जगह से आगे, एक सर्टेन पॉइंट से आगे फीमेल की एंट्री नहीं होती थी, तो उसको ओपन करवाया गया हाई कोर्ट की जजमेंट के आधार पर।
और जैसे एक और बड़ा इशू है कि मस्जिदों में विमेन एंट्री तो अलाउ है, बट नमाज अदा करना अलाउ नहीं है। तभी आप ज्यादातर जो विजुअल्स देखते हैं या आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा हो, तो जो भी नमाज के लिए खड़े होते हैं लोग सफ़ों के अंदर, पंक्तियों के अंदर, कतारों के अंदर, दैट इज मेल डोमिनेटेड। तो वो भी एक प्रैक्टिस है जो चल रही है कि फीमेल मस्जिद में जा सकती है, विजिट कर सकती है, नमाज अदा नहीं करेंगी। लार्जली इट इज बीन फॉलोड बाय वेरी religious denominations. But now we focus at entry of women in Sabrimala. Sabrimala Mandir, basically it is about Lord Ayappa, deity Lord Ayappa. और Lord Ayappa is a celibate deity, ब्रह्मचर्य के देवता के तौर पर वो स्थापित है। और यहाँ पर रूल ये था साल 2018 से पहले कि फीमेल एंट्री was prohibited, especially of 10 to like 50 years, 49 की जगह बस लिखते हैं। तो ये है बेसिकली अबाउट द मेंस्ट्रुएशन ऑफ वुमेन। तो जो माहवारी आती है महिलाओं को, तो ऐसी एक मान्यता वो रिलीजियस डिनोमिनेशन जो लॉर्ड अयप्पा का मंदिर चलाता है कि भाई अगर माहवारी के टाइम में कोई फीमेल आएंगे तो उससे एक अपवित्रता का भाव पैदा होता है, तो एंट्री ही बैन कर दी गई। तो सबको चेक तो नहीं किया जा सकता है कि आप मेडिकल कुछ रिपोर्ट लेके आए, एंट्री बैन कर दी गई थी। अब इसको लेके काफी विवाद था। तो बहुत सारे जो वुमेन राइट एक्सपर्ट थे वो कहते थे कि जब, अब मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कि जब माँ के पेट में रहते हैं तब आप अपवित्र नहीं हो रहे हैं, वही लेडी अगर मंदिर आ जाए तो फिर आपका धर्म अपवित्र हो रहा है। ऐसी बहुत सारा एक डिस्कोर्स था। यही हमारी ब्यूटी है इंडिया की कि हम रिलीजियस चीजों पे एक ओपन डिस्कोर्स रख सकते हैं। नाउ इसको लेके इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन ने केस किया और साल 2018 में 5 जज बेंच थी, 4-1 से वर्डिक्ट आया है और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस किया गया है। मतलब कि हमने अभी बात की थी आर्टिकल 25 में, यू आर हैविंग अ फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, बट दैट मस्ट बी इन लाइन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, दैट मस्ट बी इन लाइन विद द अदर फंडामेंटल राइट। तो बोले सर ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्टिकल 14 की वायलेशन हो रही है, आप मेल्स को अलाउ कर रहे हैं, फीमेल को नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो ऑन द ग्राउंड दैट इट क्रिएट्स अ सिनेरियो ऑफ इनइक्वालिटी, इट इज हार्श अगेंस्ट वन जेंडर, इसको खारिज कर दिया गया। दिस इज वन इशू। Second, I believe you must have heard about ट्रिपल तलाक केस। हम जब बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तब इसके बारे में बात कर लेंगे डिटेल के अंदर। शायरा बानो केस है 2017 का। उसमें यह था कि इस्लाम के ज़्यादातर सेक्ट जो तलाकुल बिद्दत फॉलो करते हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसमें एक सांस में 3 बार तलाक कह देने पर मैरिज टाइज आर कट, इर्रिवोकेबल तलाक। तो इसको भी माना गया कि दिस इज कैप्रिशियस, दिस इज ओवर एग्जैजरेशन ऑफ वन साइड, और दूसरी साइड की तो आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो ये रिलीजियस प्रैक्टिस भी अलाउ नहीं होगी रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पे। योर रिलीजियस प्रैक्टिस मस्ट बी इन लाइन विद पब्लिक ऑर्डर एंड इन रिलेशन टू द अदर फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हम रेगुलेट करते चले आ रहे हैं। या एक रीसेंट विवाद है जिसका अभी तक तो हमारे पास कोई हल है नहीं, मतलब हमारे पास तो है शायद एज अ सोसाइटी, हमारी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी वो हल नहीं चाहती और जुडिशरी उसको इंपोज नहीं करना चाह रही है। नाउ दैट कम्स विद थर्ड इशू हियर वी कैन कवर, दैट इज योर हेड स्कार्फ केस, जो आपका बेसिकली हिजाब इशू है। ठीक है, सो हिजाब इज ट्रेडिशनली वॉर्न बाय इस्लामिक गर्ल, इस्लामिक वुमेन। हेड स्कार्फ के तौर पे ये होता है। और हुआ ये था कि कर्नाटक से ये विवाद शुरू हुआ था प्रोमिनेंटली। कर्नाटक के कुछ स्कूलों में जब हिजाब पहन के लड़कियां एग्जाम वगैरह देने आई तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद ये मामला गरमाया, पॉलिटिकल तूल पकड़ा, तो फिर कर्नाटक सरकार ने एक गवर्नमेंटल ऑर्डर जारी किया और जीओ के थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। कर्नाटक हाई कोर्ट में इसको अपहेल्ड किया गया कि ठीक है, स्कूल्स आर हैविंग अथॉरिटी दैट योर रिलीजियस राइट मस्ट बी इन लाइन विद पब्लिक ऑर्डर। तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, उन्होंने कह दिया भाई आपका ओवरऑल तो वायलेट नहीं कर रहे हैं, आप घर पे पहनिए, आप बाकी मार्केट प्लेसेस पहनिए, लेकिन यहां पर हिजाब अलाउ नहीं होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं अलाउ होगा। लेकिन जब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट तो वहां पर इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। तो वहां पर स्प्लिट वर्डिक्ट आया सबसे पहले। अब स्प्लिट वर्डिक्ट क्या है कि डिवीजन बेंच के पास केस था, 2 जज थे। अब एक जज ने कहा कि ओके, कर्नाटक हाईकोर्ट की बात सही है, कर्नाटक सरकार की बात सही है, स्कूल्स आर द प्लेसेस जहां पे ड्रेस कोड होना चाहिए और इट इज हाई टाइम कि सब इक्वल ट्रीट किए जाएं। किसी की डिफरेंट रिलीजियस जो उनके इंटरेस्ट है उनको स्कूल में कैटर ना किया जाए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे जज हैं उन्होंने कहा यार एक बात सुनो, 2017 में राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट आया था,
पुत्तस्वामी वर्डिक्ट, और हमने डिस्कस भी किया था क्लास के अंदर। बोले उसमें तो स्पेशल लिखा था राइट टू वेयर हिजाब, इट्स राइट टू प्राइवेसी। और यहां पर दूसरे जज की इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी थी, उन्होंने इसको रिलीजन से कम और एजुकेशन से ज्यादा जोड़ के देखा। उन्होंने कहा कि इन मल्टीपल केसेस हिजाब इज अ टिकट टू एजुकेशन, कि जो कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं वो अपनी बच्चियों को शायद पढ़ने के उतने मौके ना दें जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, लेकिन क्यों हिजाब पहन के जाती हैं, दे फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी और अलाउ कर देते हैं कि जाइए आप पढ़ लीजिए। और हुआ भी था कर्नाटक के अंदर, जब हिजाब बैन ऑर्डर आया तो कर्नाटक की बहुत सारी बच्चियों को उनके माँ बाप ने स्कूल से ही हटा लिया था कि हिजाब के बिना पढ़ाई नहीं होगी। इतना रिलीजियस सेंटिमेंट हावी है कुछ हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर। तो इसमें आ गया स्प्लिट वर्डिक्ट। तो स्प्लिट वर्डिक्ट की वजह से क्या हुआ है कि भाई जब दोनों जजेस ने डाइवर्जेंट ओपिनियन ली थी तो किसकी बात मानेंगे, तो इसको लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया गया है। जब उसमें जजमेंट आएगा तो फाइनली हम उस जजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। इससे पहले बॉम्बे के अंदर भी ये इशू हो चुका है, तो बॉम्बे के भी एक कॉलेज में ऐसा कुछ किया गया था, हिजाब के ऊपर बैन लगाया गया था, और फिर वो हाई कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने इंटरेस्टिंगली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो कोई प्रेसिडेंट है नहीं इस पे, उन्होंने पूरी तरह कॉन्कर किया है कर्नाटक हाई कोर्ट के साथ कि हिजाब बैन इज जस्टिफाइड, बट वी हैव टू वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अंटिल देन आपकी इसके बारे में क्या राय है, मतलब आपकी ओपिनियन क्या है कि हिजाब होने चाहिए स्कूल्स के अंदर, और फिर हिजाब ही नहीं, फिर जो डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज हम वेयर इन करते हैं, मतलब हिजाब एक इकलौती रिलीजियस आइडेंटिटी का सिंबल तो नहीं है इस देश के अंदर, देन मल्टीपल सिंबल्स हैं, कोई गले में कुछ पहनता है, कोई हाथ में कुछ पहन लेता है। क्या ऐसे सिंबल्स अलाउ होने चाहिए किसी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर? इस पर आप अपनी ओपिनियन तब तक बिल्ड करते रहिए, और आप इस पर एक आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग के तौर पर एक शॉर्ट ऐसे भी इस पर लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव कवर्ड द इश्यूज एज वेल। वी कम टू आर्टिकल 27 and this is considered as core of secularism in India. What is the core of secularism? Why? मैं आर्टिकल 25 को क्यों नहीं कह रहा हूं? बिकॉज ये स्टेट और रिलीजन के अफेयर्स में एक तरह का सेपरेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। देखिए, दो तरीके हैं इसको समझने के, एक आसान है लेकिन गलत है, एक थोड़ा सा मुश्किल लेकिन सही है। बस एक है कि इसका वो समझ में आ गया तो फिर सारा आर्टिकल 27 और स्टेट की ऑपरेशनैलिटी क्लियर है। Now let's go by the article that no person shall be compelled, किसी को कंपेल नहीं किया जाएगा, to pay any taxes, कि आप टैक्स दीजिए, the proceeds of which are specifically appropriated for the expenses of any particular religion or religious denomination. भारत में किसी भी व्यक्ति को स्टेट कंपेल नहीं करेगी बाय लॉ कि आप कोई ऐसा टैक्स दीजिए जिस टैक्स के प्रोसीड को, टैक्स के पैसे को किसी रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए खर्च किया जाए। अब देखिए, आसान तरीका तो यह है कि धर्म के नाम पे टैक्सेशन नहीं होगा, मतलब हिंदू टैक्स नहीं होगा, इस्लाम टैक्स नहीं होगा, क्रिश्चियन टैक्स नहीं होगा, सिख टैक्स नहीं होगा। लेकिन यार सेक्युलर कंट्री में वो तो वैसे भी नहीं होने वाला, तो वो बात नहीं है यहां पर। या कई लोग इसको पढ़ते हुए, या कई बार मैं आंसर राइटिंग में चेक करता हूं तो इसका कंपैरिजन कर देते हैं जजिया से। जजिया लाइक भाई वो लगा था कि मतलब नॉन इस्लामिक लोग है ना, ठीक है, जजिया वजिया यहाँ पर नहीं होने वाला है कि नॉन इस्लामिक लोग जब अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा करने जाते थे, तो उस तरह का कंपैरिजन न ड्रॉ करें। असल में इसका कोर ये है कि भारत सरकार, छोड़ दीजिए इस बात को कि धर्म के नाम पर टैक्सेशन नहीं करेगी, वो तो फॉरगिवन है, नहीं करना है, वो तो सेक्युलर स्टेट है। भारत या राज्य सरकार या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा टैक्स, मतलब लोकल गवर्नमेंट भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते जिसके पैसे को धर्म के लिए यूज किया जा सके। मतलब मान लीजिए कल को, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर ही रखा है कि जीएसटी है, आईजीएसटी सपोज, तो कल को, अब ये है धर्म के नाम पे थोड़ी है, तो सेक्युलर टॉपिक है, लेकिन कल को कहते हैं कि जीएसटी का जितना भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है इसका 2% हम हिंदू मंदिरों के उत्थान पर लगाएंगे। ये नहीं कर सकते। या फिर जैसे मान लीजिए किसी स्टेट ने से पंजाब स्टेट इंपोज्ड प्रॉपर्टी टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स में वो कह दें कि यार सुनो, जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स स्टेट में कलेक्ट होगा उसका 3% जाएगा सिख गुरुद्वारों के लिए, और मान लीजिए 2.5% जाएगा हिंदू मंदिरों को रेनोवेट करने के लिए, सपोज के 2% जाएगा मस्जिदों को रेनोवेट करने के लिए। ऐसा कोई लॉ नहीं आ सकता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भी टैक्स जो आप दे रहे हैं, उस टैक्स के पैसे को सरकार किसी धर्म खास
या फिर किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए खर्च नहीं कर सकती है। सो इस चीज का कंप्लीट बैन है। और मैं सेक्युलरिज्म की बात क्यों कर रहा था, तो ये स्टेट का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है टैक्स कलेक्शन। टैक्स सिर्फ स्टेट कलेक्ट कर सकता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो फीस कलेक्ट कर सकती है, टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। तो टैक्सेशन जो कोर एरिया ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ स्टेट है, उससे रिलीजन को हमने सेपरेट करने की कोशिश की है ताकि हम एक सेक्युलर कंट्री रह सके। लेकिन फिर चलिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, तो उसका दूसरा पहलू देखते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि फिर सरकार रिलीजियस पर्पसेस के लिए बिल्कुल खर्च नहीं कर सकती है। लेकिन फिर आपको याद आ रहा होगा सर ढेरों एग्जाम्पल हैं, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। मतलब हमने तो सुना कि अमरनाथ यात्रा का जो बिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया वो सरकार ने खर्च किया। या अमरनाथ यात्रा पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है डिफेंस से लेके, जो हमारी डिफेंस फोर्स लगती है, जो हमारे CAPF लगती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वो सारा खर्चा सरकार वहन करती है। तो वहीं पर कहीं पंच तख्त साहिबान के दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, या कोई स्टेट गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देगी कि जो हमारा स्टेट का बस ट्रांसपोर्टेशन है किसी खास महीने में सभी धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन देगा। कि किसी ने किसी दरगाह जाना है, मंदिर जाना है, गुरुद्वारे गिरजाघर जाना है, आप जाइए, स्टेट ये सारा खर्चा लेगा। या फिर पहले चला करती थी हज सब्सिडी, कि जो लोग मक्का मदीना में हज करना जाना चाहते हैं, इंडियन सिटीजन, उनको सब्सिडाइज किया जाएगा, एयर फेयर में सब्सिडाइज किया जाता था। तो सर ये सब कैसे हो रहा है? डज इट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27? वेरी प्लेनली, अगर स्टेट अपने कंसोलिडेटेड फंड में से, सरकारी खजाने में से कुछ भी खर्च करती है, डज इट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27? और अगर ऐसा है तो सर फिर आर्टिकल 27 तो इररिलेवेंट है, इसकी तो पूरी धज्जियां उड़ चुकी हैं। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 27 कहता है किसी भी टैक्स का पैसा आप रिलीजन के लिए खर्च नहीं करेंगे। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि स्टेट अपने खजाने से पैसा खर्च नहीं कर सकता है। दैट मीन्स इफ a state is having an expenditure from the consolidated fund towards religious purposes, that is not amount to violation of Article 27, because we are not having the negative secularism of France. We are having positive secularism. हमने preamble में डिस्कस किया था, उसका एग्जाम्पल और रिलेट कर लीजिए। सो वो खर्चा किया जा सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या? सर सरकारी खजाने की अगर हम बात करें, सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और यही स्टेट पे भी लागू होता है, ठीक है? तो CFI में सिर्फ टैक्स नहीं होता सर, तो टैक्स के अलावा जो भी टैक्स कलेक्टेड, इनकम और लोन्स, तो जितना भी भारत सरकार लोन रेस करके ला रही है, जो सरकार की नॉन टैक्स इनकम है या फिर टैक्सेबल इनकम है, ये सब कंसोलिडेटेड फंड में जाती है। और अगर उन्होंने CFI से कोई ABC अमाउंट का खर्च किया, लाइक 100 करोड़ कहीं वो खर्च कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट क्लेम इट इज अ मैटर ऑफ टैक्स। दैट मे बी अ मनी फ्रॉम द इनकम, दैट मे बी मनी फ्रॉम लोन। टैक्स को डायरेक्टली डेडिकेट नहीं करेंगे किसी रिलीजियस पर्पसेस के लिए, इसके अलावा खर्च किया जा सकता है। तभी पॉसिबल है कि भारत में सरकार अमरनाथ यात्रा का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, वैष्णो देवी की फैसिलिटीज प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी गुरुद्वारों, कहीं पर मस्जिदों, तो कहीं पर आप देखेंगे गिरजाघरों की मेंटेनेंस, उस पर भी सरकारें खर्च करती हैं। बल्कि आर्टिकल 290A पढ़िएगा प्लीज, ओके, एंड प्लीज गो टू द बेयर एक्ट। आर्टिकल 290A, इसमें तो स्पेसिफिक प्रोविजन है, 7th अमेंडमेंट 1956 में ऐड किया गया था कि 46,50,000 रुपी केरल और 13,50,000 रुपए तमिलनाडु सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड से सालाना देगी देवास्वाम फंड को। देवास्वाम फंड, और देवास्वाम फंड ये पैसा खर्च करेगा आगे ऐतिहासिक मंदिरों के रखरखाव पर, उनके रेस्टोरेशन के ऊपर। सो इवन अंडर आर्टिकल 290A द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड्स द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ 2 स्टेट्स, नेमली द केरल एंड योर तमिलनाडु, और भी लैक्स के अंदर सालाना देना है देवास्वाम फंड को, जो कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है। टू कंक्लूड इट that the government expenditure on religious purposes will not hit your Article 27. Now we move to Article 28, Education and Religion. देखिए इसका बस एक सामंजस्य स्थापित किया गया है।
सो 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैटेगराइज किया गया है और फिर कहा गया है कि इसमें रिलीजियस एजुकेशन या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। मतलब सिंपल इतना कि यार थोड़ा रिलीजन को हम एजुकेशन में भी रेगुलेट करें। अच्छा, इससे पहले इसको समझें, थोड़ा एक थीम भी समझें। एक थीम तो हमने ये समझी कि फंडामेंटल राइट टू रिलीजन is not only to cater your religious sentiments, rather it is also to establish a free society. और इसी के साथ साथ रिलीजियस रेगुलेशन की बहुत बात है। मतलब कुछ क्रिटिक तो ऐसा लिखते हैं कि रिलीजियस राइट प्रोवाइड करने की जगह रिलीजन को लिमिट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था अगर इस मुल्क में धर्म बेकाबू हुआ, ना सोसाइटी बचेगी ना पॉलिटी। तो काफी सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। आर्टिकल 25 में कितनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमने देखी है। आर्टिकल 27 में चलिए एक चीज दे दी गई है। आर्टिकल 25 में एजुकेशन सेक्टर में रिलीजियस एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा रहा है। तो क्या है, 2 चीजें हैं, एक अबाउट रिलीजियस एजुकेशन, एक अबाउट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में भी कोई भी रीति रिवाज, कोई यज्ञ कराना, कुछ और रिलीजियस एक्टिविटी करवाना, यू कैन रिलेट इट विद एक्टिविटी। ओके, तो हियर वी गो दैट 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। एक है होली गवर्नमेंट, पूरी तरह से सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी। फिर आते हैं रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड, ये भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड होते हैं एफिलिएटेड, मतलब ये है प्राइवेट बट इन्होंने एफिलिएशन ली हुई है। तो आप कई बार गुजरेंगे किसी स्कूल से तो बोर्ड पे लिखा होता है एफिलिएटेड विद सीबीएसई, एफिलिएटेड विद आईसीएसई, या फिर स्टेट बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है। आप कॉलेज से गुजरे तो प्राइवेट कॉलेज होगा लेकिन किसी की ना किसी यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन उसके पास होती है। तो ये हुए रिकॉग्नाइज्ड। और दूसरे हैं एडेड। अब ये रिकॉग्नाइज्ड और एडेड हैं प्राइवेट, लेकिन एडेड का क्या गेम है कि प्राइवेट होने के साथ साथ, रिकॉग्नाइज होने के साथ साथ ये गवर्नमेंट से एड भी लेते हैं, फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं। मतलब कि कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वो कहता है कि चलिए जो भी सालाना उनका खर्च है उसका 50% वो खुद जनरेट करेंगे, 50% सरकार से उनको एड मिलती है। ये मतलब 50-50 तो एग्जांपल के तौर पे, रेशियो प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, वेरीज स्टेट टू स्टेट, लेकिन ये दोनों प्राइवेट है। ठीक है, तो एक कैटेगराइजेशन, 2 कैटेगराइजेशन ये हो गई हैं। और फिर आते हैं अंडर रिलीजियस ट्रस्ट, जो किसी रिलीजियस ट्रस्ट के अंडर बने हैं कि कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन था, उन्होंने ही जो है कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल लिया कि चलो यार हमारी कम्युनिटी के और बाकी कम्युनिटी के बच्चे भी यहां पे पढ़ लेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो देखिए रूल क्या है, जो पूरी तरह से सरकारी है, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, वहां पर ना तो कोई रिलीजियस एजुकेशन होगी, ना ही किसी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाएगी, बैन है इसके ऊपर। लेकिन फर्दर रिकॉग्नाइज्ड और एडेड के लिए रूल कहता है, आर्टिकल 28 ये कहता है दैट रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस एक्टिविटी may be imparted but cannot be made compulsory। मतलब अगर आप रिकॉग्नाइज्ड या एडेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि किसी खास दिन पर कोई यज्ञ कराया जा रहा हो, कोई और पूजा पाठ कराई जा रही हो सकता है एक सब्जेक्ट भी लाजिम हो धर्म के नाम पर। लेकिन जिस बच्चे ने विलफुली उसको एक्सेप्ट किया वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो बच्चा डिनाई कर देगा उस पर कंपल्सरीली ये लागू नहीं किया जाएगा। एंड देन इट कम्स विद रिलीजियस ट्रस्ट। तो अगर किसी रिलीजियस ट्रस्ट के अंडर ही बना है, अब ये याद रखिएगा, चाहे ये गवर्नमेंट ऑपरेट ही क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट एड दे रही है, चाहे गवर्नमेंट इसको ऑपरेट कर रहा है, ओके, तो भी यहां पर रिलीजियस एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं और रिलीजियस एक्टिविटी भी परफॉर्म कराई जा सकती है और ये कंपल्सरी भी हो सकती है। तो चौथी कैटेगरी के अंदर कंपल्सरीली आपको रिलीजन पढ़ना भी पड़ सकता है और रिलीजन की एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट भी करना पड़ सकता है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स कैन बी, आई विल बिलीव डीएवी, बहुत सारे लोग आप शायद पढ़े भी हो स्कूल कॉलेजेस से, दैट कम्स विद रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड। तो वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म कराई जा सकती है, कंपल्सरी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि रिलीजियस ट्रस्ट के अंडर होते हैं, दैट मे बी इन पंजाब देयर इज एन एग्जांपल ऑफ अकाल अकेडमी बड़ू साहब। तो आप देखेंगे वहां पर बच्चों को केश भी रखने होते हैं, उनको 4 बजे उठाया जाता है, बहुत सारा रिलीजियस टीचिंग कराई जाती है, मल्टीपल एक्टिविटीज कराई जाती है और कंपल्सरीली उनको करना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट द कैटेगराइजेशन ऑफ 4 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट जहां पर एजुकेशन इन फॉर्म ऑफ रिलीजन को दे सकते हैं और साथ में रिलीजियस एक्टिविटी आप करा सकते हैं या नहीं परफॉर्म करा सकते हैं। तो दिस इज लार्जली अबाउट राइट टू रिलीजियस फ्रीडम।
नाउ वी शिफ्ट अवर फोकस टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दो आर्टिकल के तहत कल्चर और माइनॉरिटी कम्युनिटी के एजुकेशनल राइट को सुरक्षित किया गया फंडामेंटल राइट की कैटेगरी के अंदर। नाउ वी हैव टू फोकस एट द वेरी फर्स्ट आर्टिकल 29 that talks about the cultural rights majorly. So देखिए, इन्हीं राइट्स को सबसे पहले तो दोनों को कहा जाता है these are also called as minority rights, क्योंकि जो फोकस है वो कहीं ना कहीं ये है कि जो माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द सिटीजन है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए प्राइमरली। लेकिन हम आगे ये भी देखेंगे क्या दोनों ही आर्टिकल के जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलेगी या बाकी भी इसका फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 29 दिस प्रोवाइड दैट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब ये आर्टिकल की जो हेडिंग बनाई गई उसमें तो यही है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। देन इट सेज एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हु आर हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो मतलब कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिनकी डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है, उनके पास ये भी अधिकार है कि वो अपनी तीन चीजें जो कल्चर से रिलेटेड है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, इनको कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, वीज़ इनहेरेंटली प्रमोट भी कर सके। हाँ, लैंग्वेज बेसिकली जो बोलचाल के लिए इस्तेमाल की जाती है और फिर इसी लैंग्वेज को जब आप रिड्यूस इनटू राइटिंग करते हैं तो बनती है स्क्रिप्ट, जैसे हिंदी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। सो आप स्क्रिप्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर बात आती है कल्चर। अब कल्चर देखिए एक ह्यूज टर्म है, हालांकि ये तीनों टर्म यहाँ पे डिफाइन भी नहीं है, लेकिन कल्चर के माने में कहा जाता है कि एक ब्रॉड टर्म है। आज तक की जो डिफरेंट सोसाइटीज ने जो भी नॉलेज का एक स्टोर हाउस क्रिएट किया है, नॉलेज हब क्रिएट किया है, वो सब कल्चर का पार्ट आता है, जिसमें खाना पीना, डांस एंड ऑल दैट थिंग, चाहे वो फोकलोर्स हो, जो रीति रिवाज है, वो सब एक कल्चर का पार्ट होते हैं। तो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अगर डिफरेंट स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है या कल्चर है, तो उसको कंजर्व करने का फंडामेंटल राइट उनके पास है। अब पहले तो आप इनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे ये कोई रास्ता नहीं बताया गया, बल्कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या रास्ते हो सकते हैं अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसकी कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, लाइक से पंजाब, गुजरात, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कुछ डेफिनेटिव तरीका नहीं बताया गया है, तो ओपन सोर्स है, जो भी लॉफुली अवेलेबल माध्यम है। तो एक तो हो सकता है कि प्राइमरी एजुकेशन में प्रमोट करनी हो आपको अपनी लैंग्वेज, या फिर अपनी लैंग्वेज के राइटर्स को प्रमोट करना हो, उनके सम्मान में आप चाहें तो कुछ साहित्य समारोह कराएं या फिर उनके नाम पर कोई पुरस्कार रखे जाए। यंग राइटर्स को प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हो। अब ये तो बड़ा एक सरकारी तरीका है, लेकिन जैसे मैं एक बार कवि कुमार विश्वास को सुन रहा था और वो कहते हैं कि भाषाएं शामियानों से बड़ी नहीं हुआ करती, बल्कि अपने बेटे बेटियों से बड़ी हुआ करती हैं। मतलब उस भाषा को बोलने वाले लोग जब उस भाषा को, उस कल्चर को ज्यादा से ज्यादा जिएंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो वो ज्यादा प्रमोट होंगी। तो फिर इसके अलावा भाषा का ज्यादा से ज्यादा यूज हो सकता है। उस माध्यम में छपने वाली मैगजीन, पत्रिकाएं, कहानियां, कहानीकारों का प्रमोशन, यहां तक के जो आज का बड़ा एक सशक्त माध्यम है मीडिया और सोशल मीडिया, तो वहां पर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रमोट करना। फिल्म्स, जैसे पंजाबी सिनेमा ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, या फिर पंजाबी सिंगर्स की बात कर लें तो दिलजीत दोसांझ इंटरनेशनल स्टार के तौर पर आज स्टैब्लिश होते चले जा रहे हैं। पंजाबी फिल्में अब जो है वो ब्लॉकबस्टर कमाई कर रही हैं, विदेशों में रिलीज की जा रही हैं। तो ठीक है, हम इस बात पर बहुत गहन विचार कर सकते हैं कि पंजाबी गायकी के अंदर अश्लीलता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ, वो हर वाद विवाद एड्रेस किया जा सकता है बातचीत के माध्यम से, लेकिन ये भी सच है कि आज के टाइम में सुरजीत पात्र, जो पंजाबी के एक बड़े कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनको पढ़ने वाले लोग उतनी मात्रा में शायद नहीं है जितने मे बी गिप्पी गरेवाल या जो भी दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार हैं, इनके गाने सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं। या फिर ब्रिटनी स्पीयर्स मैम ने भी कभी अगर अपनी स्टेज परफॉर्मेंस में ढोल का इस्तेमाल किया था, तो पंजाबी कल्चर या हिंदुस्तानी कल्चर वहां तक पहुंच रहा है। तो ओपन फोरा है, आप किसी भी तरीके से अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फर्दर प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक हैक है जो सारा आर्टिकल 29 हमें समझना है, डिस्पाइट दिस सिंपलर ऑफ थिंग्स, लाइक क्योंकि आर्टिकल ओपनिंग लाइन में कहता है दैट प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो क्या ये सिर्फ माइनॉरिटी कल्चर सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है, क्या मेजॉरिटी के लिए नहीं है? तो याद रखें, आर्टिकल की मेन लाइन ये कहती है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। तो ये आर्टिकल जितना माइनॉरिटी, पहली बात तो 29 आर्टिकल में माइनॉरिटी का बेस ही क्लियर नहीं किया गया है।
किस माइनॉरिटी की बात हो रही है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या रिलीजियस माइनॉरिटी है? तो जब माइनॉरिटी का बेस ही नहीं दिया गया, माइनॉरिटी अपने आप में क्या वर्ड है? माइनॉरिटी तो है कम गिनती में होना। तो इस देश में कम गिनती के आधार पे तो फीमेल भी है, क्योंकि सेक्स रेशियो हमारे यहाँ ड्विंडलिंग है। तो क्योंकि माइनॉरिटी का आधार क्लियर नहीं है और आर्टिकल ये कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, तो दिस राइट इज अवेलेबल टू माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी ऑन एनी बेसिस। तो हिंदुस्तान के जो इंडिया में रह रहे अलग अलग सिटीजन हैं, वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रादर दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो हम बहुत टाइम से ये नारा सुनते आए हैं कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अब उसमें हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी। लाइक अकेला अगर हम ट्राइबल कल्चर, नाम तो ले लेते हैं ट्राइबल कल्चर एक, लेकिन उसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि बहुत सारे ट्राइबल कल्चर दूसरे ट्राइबल कल्चर से बिल्कुल भिन्नता रखते हैं। तो उन सारे ही कल्चर्स को समावेशी तरीके से हम एक्सेप्ट कर पाए विदाउट लूजिंग देयर ओन सेपरेट आइडेंटिटी, उसी के लिए प्रोटेक्ट किया गया है हमारे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को। तो हमारी जितनी भी डाइवर्सिटी है उन सब में यूनिटी रहे, इसलिए जरूरी है कि सभी अपनी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकें। तो याद रखिए, हम कहते जरूर हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था वी आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडियन, लेकिन आर्टिकल 29 कहता है दैट वी आर इंडियन विद अवर डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स। डाइवर्स आइडेंटिटीज के साथ हम एक आइडेंटिटी लेते हैं, वो है इंडियन आइडेंटिटी। सो उसी डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 29। अच्छा, इसमें आगे क्या कहा गया? तो सिंपल एक डिक्लेरेशन है कि भाई जब भी कभी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जाएगा तो रिलीजियस, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। जस्ट वन ऑफ द एजुकेशनल राइट टू प्रोटेक्ट हियर। देन वी मूव टू आर्टिकल 30 एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। हाँ, इसमें मैं पहले बता दूं, ये आर्टिकल वो है जो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को ही हक प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो माइनॉरिटी का बेस क्लियर किया गया है। सो आर्टिकल सेज माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो जितनी भी इस देश के अंदर रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन सबको आर्टिकल 30 की फैसिलिटी मिलेगी। और क्या फैसिलिटी मिलती है? सो दिस इज अबाउट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर ओन चॉइस। अपनी मर्जी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। अब अपनी मर्जी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मींस इट कैन बी अ स्कूल, इट कैन बी अ कॉलेज, इट कैन बी यूनिवर्सिटी एज वेल। अब सपोज कीजिए कि मैं एक रिलीजियस माइनॉरिटी से आता हूं, मान लीजिए मैं इस्लामिक माइनॉरिटी से हूं, और मैं आर्टिकल 30 के अंदर एक स्कूल या कॉलेज बनाता हूं। तो यहां मेरा मेन मकसद क्या होगा? क्या मैं यहाँ पे रिलीजन की पढ़ाई करने बैठूंगा? तो यहां पर हमें समझना होगा आर्टिकल 30 की असल फैसिलिटी किस चीज के लिए दी गई है। यहां पर अपनी रिलीजियोसिटी को प्रोटेक्ट करने का फैसिलिटी नहीं है। रिलीजियोसिटी की, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की फैसिलिटी तो हमें आर्टिकल 25 से 28 में मिल जाएगी। या मुझे अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ही पढ़ाना है तो मैं आर्टिकल 28 के जो चौथा क्लॉज है रिलीजियस ट्रस्ट वाला, वहां जाकर बना लूंगा इंस्टीट्यूट, वहां रिलीजन पढ़ा लूंगा। तो यहां फिर रिलीजियस आइडेंटिटी पे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब ऑफ देयर ओन चॉइस से है टू सर्व द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी स्टूडेंट। मतलब मैं यहां पर रिलीजन नहीं पढ़ाने बैठूंगा, मैं यहां पर अपनी कम्युनिटी के बच्चों के एजुकेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करूंगा। या मान लीजिए मैं ओडिया स्पीकिंग पर्सन हूं, मैं भाषा के आधार पर माइनॉरिटी, तो फिर मैं यहाँ पे मेरे स्कूल का या कॉलेज का सोल पर्पस भाषा नहीं होगा, बल्कि जो ओडिया स्पीकिंग बच्चे हैं उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं तमिल भाषी हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार क्योंकि हमारे यहाँ पर बचपन में प्राइमरी स्टेज तक तो तमिल ही पढ़ाई जाती है, स्टेट एजुकेशन बोर्ड में इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, और मेरे कम्युनिटी के बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई में पिछड़े रह जाते हैं, नीट एग्जाम में बाकी बच्चों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी कम्युनिटी से डॉक्टर्स, नर्सेज नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? आर्टिकल 30 में एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूंगा। अब वो अगर मैंने लिंग्विस्टिक आधार पर, जैसे अभी तमिल का एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो फिर मैं ये करूंगा कि जो तमिल स्पीकिंग बच्चे हैं उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करूंगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की इस्लामिक माइनॉरिटी के, मान लीजिए मैं इस्लामिक माइनॉरिटी से हूं और मैंने आर्टिकल 30 में एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है। अब ये स्कूल भी है, कॉलेज भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर रिलीजन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ यार किसी कारणवश
सच्चर रिपोर्ट भी है और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा गया है कि इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन का प्रमोशन उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन। तो भाई मैं अपने बच्चों के एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहता हूं, मैं अपनी कम्युनिटी के बच्चों को यहां पढ़ाऊंगा, लेकिन ये होगी जो एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन कहलाती है, रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगी। अब इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा? तो यहां पर जैसे बात की गई है कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को राइट है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर। तो मैं एस्टैब्लिश भी करूंगा, यहां पर अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी खुद अपॉइंट करूंगा, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ खुद अपॉइंट करूंगा, और फिर यहाँ का सिलेबस भी काफी हद तक मैं डिजाइन करूंगा। और फिर सबसे अहम आता है रिजर्वेशन पॉलिसी कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे फिर कौन से एडमिशन पाएंगे? जो मेरी कम्युनिटी के होंगे। तो कई बार आप कोई ऐसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज देखेंगे तो वहां पर क्या होगा कि सीधा 50% सीट रिजर्व कर दी क्रिश्चियन बच्चों के लिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं जिस माइनॉरिटी बेसिस के ऊपर आपने ये इंस्टीट्यूट खोला है, लेकिन उन बच्चों को आप रिलीजन या लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि पढ़ा रहे हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। शायद आपको अपनी कम्युनिटी के बच्चों को इंजीनियर बनाना है तो आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिया, डॉक्टर बनाना है आपने मेडिकल कॉलेज खोल लिया। उसके हाई मोस्ट एग्जांपल्स भी हैं, लाइक वी आर हैविंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये सभी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की श्रेणी में आते हैं। हालांकि एएमयू को लेकर कई बार विवाद भी रहता है क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम से खोला गया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। सो मैटर ऑफ फैक्ट बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 30 के अंदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो अपनी पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर मतलब रन भी कर सकते हैं, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। लेकिन यहां पे रिलीजन और लैंग्वेज पढ़ाना ये मकसद नहीं है बल्कि कोई प्रोफेशनल एजुकेशन देना मकसद है। और फिर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कुछ एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया। सो दिस इज द कोर ऑफ आर्टिकल 30। लेकिन इसमें एक चीज है, जैसे कह तो दिया गया कि रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर इसको हम पैन इंडिया लेवल पे लागू करें तो हिंदुइज्म के अलावा सबके सब रिलीजियस माइनॉरिटी हो जाएंगे और फिर हिंदी स्पीकिंग के अलावा सबके सब हो जाएंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सो इसको कैसे एड्रेस करें? तो याद रखें एक टीएमए पाई फाउंडेशन केस, टीएमए पाई फाउंडेशन केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, 2002 का केस है। तो इसमें कहा गया जब आप यूनिट चेक करेंगे, यूनिट के जहां पर आपको माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है तो यूनिट विल बी स्टेट लेवल। तो ये जो माइनॉरिटी स्टेटस आपने देखना है ये स्टेट लेवल पर देखना है, ये आप पैन इंडिया लेवल पर नहीं देखेंगे। तो स्टेट में कौन सी रिलीजन माइनॉरिटी है उनको ये राइट दिए जाएंगे, तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट कम्युनिटीज को ये पर्टिकुलर राइट मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 29 एंड 30। बस छोटे छोटे इसके कुछ कोर एरियाज हैं जो पकड़ने हैं, बाकी सब चीजें आसानी से एग्जाम में हल हो जाएंगी। नाउ लेट्स मूव टू द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, दैट इज द 6th classification, that is right to constitutional remedy. In one of the speeches, Dr. Ambedkar opined that हमने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया है, 395 आर्टिकल हैं। अगर मुझे इजाजत हो और मैं एक आर्टिकल इससे डिलीट कर दूं और वो आर्टिकल 32 हो, then whole constitution would become futile, a mere piece of literature. तो जो अंबेडकर की निगाह में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 32। तो आखिर ऐसा क्या था आर्टिकल 32 के अंदर या क्या है जिसकी वजह से फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कई बार प्री के अंदर आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग डॉक्टर अंबेडकर विच आर्टिकल और विच प्रोविजन इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा दैट इज अबाउट आर्टिकल 32। अब इसमें है क्या? इट इज अबाउट अ गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। मतलब यहां पर सीधी बात करें तो यह है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आपको किसी थाने कचहरी में भटकने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और सुप्रीम कोर्ट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कि आपके फंडामेंटल राइट आपको प्रोटेक्ट करके देगा और कोई हानि हुई है तो उसके बदले में रेमेडी प्रोवाइड करेगा। नाउ इट कम्स दैट इटसेल्फ इट इज अ फंडामेंटल राइट।
ना सिर्फ ये कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट को ये प्रोटेक्ट करता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर जाकर अपने राइट्स को सिक्योर करना ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। देखिए, अगर ऐसा हो कि फंडामेंटल राइट में आपको तमाम तरह के राइट्स दे दिए जाएं, लेकिन उसकी वायलेशन की सूरत में कोई रेमेडी मैकेनिज्म ना हो, आपका कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल ना हो, तो फंडामेंटल राइट विल बिकम पेपर राइट्स। जैसे कभी हम चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो एक लॉन्ग लिस्ट है, हमसे भी बड़ी लंबी लिस्ट है उनके राइट्स में। मतलब राइट टू वोट तक वहां पे फंडामेंटल राइट है। जस्ट इमेजिन चाइना कॉलिंग राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट, जबकि पता है वहां पे एक पार्टी की डिक्टेटरशिप चल रही है। तो है क्या कि वहां पर आर्टिकल 32 जैसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि इसके उलट उनका एक आर्टिकल 37 है जिसमें वो कहते हैं कि सोशलिस्ट गोल्स को अचीव करने के लिए सभी नागरिकों को हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा अपने राइट्स को फोरसेक करने के लिए। तो कुर्बानी मांग रहे हैं। और हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यू को स्टैब्लिश करने के लिए क्या है कि फंडामेंटल राइट की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई है। तो है क्या इसके अंदर कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके एवज में कोई भी ऑर्डर पास करेगा, कोई भी डायरेक्शन पास कर सकता है कि भाई ये काम इस मैकेनिज्म के अंदर होना है, लेकिन इसी के साथ पास किए जा सकते हैं रिट। तो उसको रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज रिट इन इटसेल्फ? सो रिट इज बेसिकली अ क्वालिफाइड ऑर्डर। ये हमने यूके से प्रभावित होकर लिए, वहां पर क्राउन के पास, वहां के किंग के पास ये पावर हुआ करती थी। तो स्पेशल ऑर्डर होते हैं। स्पेशल ऑर्डर मींस एवरी रिट इज हैविंग सर्टेन मीनिंग, सर्टेन पर्पस टू सर्व। 5 तरह की रिट्स ली गई हैं, दैट इज हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरी एंड कोवरेंट। तो 5 रिट को समझ लेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, किस केस में ये इंप्लीमेंट की जाएगी, साथ ही स्टेट या प्राइवेट इंडिविजुअल किसके खिलाफ या दोनों के खिलाफ ही लागू कर सकते हैं, और साथ में लोकस स्टैंडाई मींस कौन इसके लिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। इट कम्स विद वेरी फर्स्ट थिंग, हेबियस कॉर्पस का प्लीनरी मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी। कई बार सीधा ना मैच द फॉलोइंग में प्री के अंदर पूछ लेते हैं कि एटिमोलॉजिकल मीनिंग आप बता दीजिए। तो टू हैव द बॉडी मतलब तुम्हारे पास ये कोई व्यक्ति है, शरीर है। कॉर्पस का मतलब ये होता है बॉडी। किस केस में लागू होती है? इलीगल डिटेंशन के केस में। तो सिंपल सी चीज है, अगर कहीं पर भी आपको ये पता लगता है कि किसी पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा गया है, क्या हो सकता है इलीगल डिटेंशन? लाइक पुलिस अरेस्ट करती है लेकिन उसको लॉफुल अरेस्ट करना है, अनलॉफुल अरेस्ट नहीं करना है। मतलब होता है ना कि केस किसी और का है और किसी और व्यक्ति को उठा के उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा के आपने केस दर्ज कर दिया है। या फिर जैसे हमने बात की थी कि अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना है। अब पुलिस कई बार ये करती है कि उठा के ले गए, 3-4 दिन बीत गए, डायरी में एंट्री नहीं डाली है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं कर रहे हैं। ये सब इलीगल डिटेंशन की केस है। या फिर प्राइवेट भी, तो ऐसे कई बार लोकल न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं कि भाई कहीं ईंटों का भट्टा है, वहां पर प्रवासी मजदूरों को, माइग्रेंट लेबरर को बंधक बना के रखा गया है, तो उनको बंद करके रखते हैं, उनको छोड़ते नहीं है। या हम जब फोर्स लेबर की बात कर रहे थे तो हमने सीरीकल्चर की बात की थी कि बहुत जगहों पे एग्रीकल्चर लेबरर को भी बंद करके रखा जाता है, उसको अपनी मर्जी से कहीं आने जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। बदवा मजदूरी वन ऑफ काइंड ऑफ, उसमें भी इलीगल डिटेंशन बहुत सारी होती है। सो इट कम्स विद कि अगर कहीं पर भी किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन करके रखा गया है तो आप जा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट, पिटीशन फाइल कीजिए कि फला अथॉरिटी ने, फला पर्सन ने, फला ऑर्गेनाइजेशन ने इस बंदे को इलीगली डिटेन करके रखा है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट फिर हेबियस कॉर्पस इशू करता है। मतलब कंसर्न अथॉरिटी को कहा जाएगा या पुलिस महकमे को कहा जाएगा, इस पर्सन को इतनी तारीख को लेकर कोर्ट में हाजिर होइए और पेपर्स भी लेके आइए। अब ये चेक किया जाएगा कि डिटेंशन लीगल है या इलीगल है। अगर डिटेंशन लीगल है तो फिर तो रिहा करने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर डिटेंशन इलीगल पाई जाती है तो हेबियस कॉर्पस का पर्पस जो सर्व होगा वो ये कि इलीगली डिटेन पर्सन को छोड़ दिया जाए, तो उसको इलीगल डिटेंशन से राहत दी जाए। पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल फ्रीडम है, उसको बरकरार रखने के लिए ये रिट रखी गई है। अब और क्या इसके एस्पेक्ट हैं? लाइक स्टेट और प्राइवेट दोनों के खिलाफ ही अप्लाई हो सकती है। आगे हम देखेंगे कुछ रिट ऐसी हैं जो सिर्फ स्टेट अथॉरिटी के खिलाफ ही लागू कर सकते हैं, प्राइवेट के खिलाफ लागू नहीं होगी। तो चाहे इलीगल डिटेंशन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, चाहे किसी प्राइवेट पर्सन ने किया, जैसे हमने कहा ईंटों के भट्टे, तो वहां पर भी ये रिट लागू होगी। और दूसरा कंसेप्ट आता है लोकस स्टैंडाई, जो यहाँ पर नॉट अप्लाइड है। इसको समझ लेते हैं, कई बार ये पॉलिटी के अंदर आता है। लोकस स्टैंडाई क्या होता है? लोकस स्टैंडाई एक बेसिक लीगल मैक्सिम है। मतलब इसमें पूछा जाता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर ग्राउंड टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट। मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कंसर्न्ड पार्टी ही केस फाइल कर सकती है। थर्ड पार्टी, स्ट्रेंजर टू द सूट, जिसका केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कोर्ट नहीं आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि
कोई हस्बैंड वाइफ है, आपस में बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन वो डाइवोर्स के लिए खुद नहीं जा रहे हैं। अब आप उनके पड़ोसी हैं, आप कोर्ट पहुंच जाएं कि सर इन दोनों का डाइवोर्स करा दीजिए, तो कोर्ट आपसे पूछेगा लोकस स्टैंड आए, आपका क्या राइट है कोर्ट आने का? क्या आप रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्या आपको किसी पार्टी ने भेजा? अब आप कहें नहीं सर किसी ने नहीं भेजा, वो दोनों तो आना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे पड़ोसी इस तरह लड़े, आप डिवोर्स करा दीजिए। भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? आपको हक नहीं बनता है उनके बिहाफ पे केस करने का। हाँ, वो आपको ऑथराइज करें, आप वकील, तब अलग बात है। तो ये वो केसेस है जहां पर लोकस स्टैंड अप्लाई होता है, लेकिन हेबियस कॉर्पस के मामले में लोकस स्टैंड अप्लाई नहीं होता है। तो कोई भी पर्सन, मतलब अगर किसी को डिटेन करके रखा गया है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है, कोई आप फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, स्ट्रेंजर है, तब भी आप लोकस स्टैंड को वायलेट करते हुए, मतलब नॉट वायलेट क्योंकि यहाँ पे इंप्लीमेंटेड नहीं है, तब भी हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। देन वी मूव टू द मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? दिस इटमोलॉजिकल मीन्स द कमांड टू डू योर लॉफुल ड्यूटी, और ये सिर्फ स्टेट के खिलाफ लागू हो सकती है, और लोकस स्टैंडा यहां पर अप्लाई होता है। मतलब अगर आपका कोई लीगल इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है, तभी आप कोर्ट के अंदर मैंडेमस सीख कर सकते हैं। तो ये केस क्या है? मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई गवर्नमेंट में भी ऑफिसर है, अब उसकी कोई लॉफुल ड्यूटी है, वो अपनी लॉफुल ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है। सपोज एक एसएचओ साहब हैं, तो उनकी ड्यूटी ये है कि वो जो भी फरियादी थाने के अंदर आते हैं उनकी एफआईआर दर्ज करें। अब नहीं कर रहे हो एफआईआर दर्ज, नहीं करना चाहते इन्वेस्टिगेशन। या फिर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है, उनका फर्ज ये है कि जो भी हॉस्पिटल टाइमिंग है 10 से लेकर 4 बजे तक वो हॉस्पिटल पहुंचे, मरीजों को दवाई दें, लेकिन नहीं आ रहे हॉस्पिटल, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, तो कोई 12 से 2 या 12 से 2:30 के बीच में आ रहे हैं, बाकी टाइम में अपने प्राइवेट क्लिनिक के अंदर है या नहीं आ रहे, तो वो अपनी लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जिस व्यक्ति के राइट वायलेट हुए हैं वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट से कहेगा सर मैंडेमस फाइल करनी है। तो फिर कोर्ट विल कमांड दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ऑफिसर दैट डू योर ड्यूटी लॉफुली, जो आपकी लॉफुल ड्यूटी बनती है वो करें। या इसी में ओमिशंस भी हैं कि आपको कुछ रेस्ट्रेंट भी लगाए जा सकते हैं, जो आपकी ड्यूटी के दायरे में आ रहा है लेकिन लॉफुल नहीं है, तो वो आप परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब अगर आप लॉफुली ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, आप गैर कानूनी तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रोक भी लगाई जा सकती है कि ये पर्टिकुलर काम आप नहीं करेंगे। सो ये किस रूप में काम आती है? इस रूप में काम आती है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी लॉफुल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से लोगों के इंटरेस्ट वायलेट हो रहे हैं, उन इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। एंड देन कम्स प्रोहिबिशन एंड सर्चरी। अब देखिए ट्रेडिशनली क्योंकि ये जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ लागू होती हैं, तो इसका डोमेन एक जैसा है, तो एक ही बार में समझ लेते हैं। सबसे पहले दोनों की जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो ये कि ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन हुआ है किसी जुडिशियल जैसे कि कोर्ट या क्वाजी जुडिशियल जैसे कि ट्रिब्यूनल। उस कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अपनी जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके अपनी पावर को एक्सरसाइज करने का काम किया है। कोर्ट का एग्जांपल लेते हैं, कैसे कोर्ट ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन कर सकता है। तो देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये गेम है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में जो अपराध हुआ है सिर्फ उसके केस ही उस कोर्ट में चलेंगे। सपोज आप हरियाणा का एग्जांपल लें, तो हरियाणा में अगर एक अंबाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और एक पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वही केस चलेंगे जो अंबाला जुरिस्डिक्शन के अंदर हुआ। पानीपत का कोर्ट अंबाला के अंदर नहीं चलेगा। अब मान लीजिए ह्यूमन एरर या मेल फंक्शनिंग जो भी है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत डिस्ट्रिक्ट का कोई केस लिए बैठा है, ये हो गई ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन। कई बार किसी पोस्ट की भी एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है, जैसे जूनियर डिवीजन के कोई जज हैं तो उनके पास कुछ लिमिटेड केसेस जाएंगे, सीनियर डिवीजन के पास अलग केसेस जाएंगे। जैसे आपने सुना भी हो कि मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस सिर्फ और सिर्फ सेशन जज की कोर्ट में चलते हैं, किसी जूनियर डिवीजन में नहीं चलेंगे। तो कई बार इस तरह की ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन होती है। तो अब गेम क्या है, सिंपल समझ लें। अगर आपका केस रनिंग है और गलत कोर्ट में रनिंग है, गलत कोर्ट में क्यों है? क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन किया, तो फिर उस चलते हुए केस पर रोक लगवाने के लिए आप लेते हैं प्रोहिबिशन का सहारा। और कहीं अगर गलत कोर्ट से आपका केस डिसाइड हो गया है, मैटर डिसाइड हो गया है, तो आप सहारा लेते हैं सर्शरी का। अब क्या गेम है? सो प्रोहिबिशन एटिमोलॉजिकली मीन्स टू प्रोहिबिट। किस बात से? ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन से। और ये लागू होती है जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ, तो प्राइवेट बॉडी के खिलाफ ये लागू नहीं होगी। एंड देन कम्स लोकस स्टैंडर्ड, तो अप्लाई होती है। मतलब अगर आपका केस है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आपका केस नहीं है तो आप कोर्ट
नहीं जाएंगे। सो हियर इट कम, प्रोहिबिट का मतलब ये होता है कि अभी आपका केस गलत कोर्ट के, गलत जुरिस्डिक्शन कोर्ट के अंदर रनिंग है, तो आप प्रोहिबिशन लेते हैं, उसमें कोर्ट कहेगा इस प्रोसीडिंग को यही प्रोहिबिट किया जाए और सही कोर्ट में केस ट्रांसफर किया जाए। लेकिन अगर कहीं आपका केस हो चुका है डिसाइड, मैटर इज डिसाइडेड, तो आप फाइल करेंगे सर्शोरी। इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई, अगेन केस इज ऑफ ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन, लेकिन इसमें आएगा क्वैशिंग का ऑर्डर। मतलब प्रोहिबिशन में आपका केस अभी चल रहा था, रोक लग गई है, सही कोर्ट में ट्रांसफर हुआ है। अब यहां तो क्योंकि आपका मैटर डिसाइड हो गया था, जजमेंट आ गई है, तो उस जजमेंट को क्वैश किया जाएगा, खारिज किया जाएगा। सर्टिफाई का रिजल्ट होगा क्वैशिंग, और फिर यहां पर भी लोकस स्टैंडाई अप्लाई होता है। अगर आपका केस है तभी आप कोर्ट जाएंगे, अगर आप स्ट्रेंजर टू सूट हैं नहीं जाएंगे। सो ये भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल मतलब प्राइवेट बॉडी के खिलाफ लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे जुडिशियल ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसकी वजह से अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट प्रभावित हो रहे हैं तब आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड फाइनली वी कम टू quo warranto. What is your authority or qualification to hold the public post? अब ये क्या केस है? देखिए, अगर कहीं भी कोई गवर्नमेंट पोस्ट है, सबसे पहले तो ये प्राइवेट के खिलाफ लागू हो नहीं। सिर्फ अगर गवर्नमेंट पोस्ट है तो उस गवर्नमेंट पोस्ट पर होने के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन नेसेसरी होगी। अगर उस गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करने वाले के पास वो नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इस सूरत में कोई भी व्यक्ति, यहां पे लोकस स्टैंडाई अप्लाई नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जाकर quo warranto की पिटीशन फाइल करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा quo warranto। उस पर्टिकुलर पर्सन से पूछा जाएगा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन टू होल्ड दिस पब्लिक पोस्ट। अब अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन साबित करते हैं तो पोस्ट पर रहेंगे, अगर क्वालिफिकेशन साबित नहीं करते हैं तो quo warranto का रिजल्ट होगा दैट पर्सन वुड बी डिमिटिंग द ऑफिस, उनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर पे छोड़ना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर पोस्ट है, अब ये पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस है, ओके। मतलब कोई पर्टिकुलर पोस्ट है जहां पर किसी व्यक्ति को एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब सपोज उस व्यक्ति ने एमए तो 2-3 कर रखी है कि एमए इन इंग्लिश भी है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस भी है, लेकिन उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जरूरी है एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसके पास नहीं है। तो उस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करने की कैपेसिटी भी फिर उसके पास नहीं है, ऐसे पर्सन को जॉब से हटना पड़ेगा। अब जितने भी वो जाली सर्टिफिकेट वाले होते हैं, कई बार न्यूज में देखते हैं ना कि फर्जी सर्टिफिकेट के थ्रू हमने जो है किसी पोस्ट को हासिल कर लिया, या जैसे अभी पीछे यूपीएससी को लेके हंगामा हुआ कि यूपीएससी में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो डिफरेंट टाइप के रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं या किसी और कोटा का सर्टिफिकेट, वो जाली तैयार करवा लिया, फेक सर्टिफिकेट्स। अब वो पात्रता, वो क्वालिफिकेशन तो नहीं है उनके पास रियल में, उनका सर्टिफिकेट नकली है। बहुत सारे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, मतलब बहुत सारे तो नहीं, कुछ के खिलाफ जरूर कार्रवाई की गई है। हालांकि वो डिपार्टमेंटल मेजर है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता तो कौन सी रिट इशू होती, तो इशू होती quo warranto। क्लियर यहां तक? So these are the 5 remedies, that is habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. Then we move to the last leg. सिर्फ आखिरी कुछ आर्टिकल बचे हैं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए क्या है। So article 33, 34, 35, these are not directly the fundamental rights, but it is in relation to fundamental rights. So how come? That सबसे पहले article 33 में कहा गया है that defense forces और जितनी भी फोर्सेस रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर हैं, रादर इंटेलिजेंस से रिलेटेड फोर्सेस हैं, ओके, इन सब के जो मेंबर्स हैं, जो पर्सनल्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट को स्टेट रेगुलेट कर सकता है बाय लॉ। तो जैसे कि आर्मी एक्ट ऑफ 1950, एयरफोर्स एक्ट ऑफ 1950, नेवी एक्ट ऑफ 1950 है। इन सब कानूनों के तहत डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल्स के फंडामेंटल राइट को रेगुलेट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले ये आर्टिकल अपने आप में खुद ही अपना रीजन बयान करता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस से, डिफेंस फोर्सेस से, या जो इंटेलिजेंस, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, इन सबसे कोई स्टेट की दुश्मनी नहीं है। बट दिस आर्टिकल ओपाइंस बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर ड्यूटी एंड टू इंस्टॉल डिसिप्लिन अमंग देम, हमें ये लॉ लेके आना पड़ रहा है। तो जैसे आपने सुना होगा कि डिफेंस फोर्सेस की अगर हम बात कर लें, तो डिफेंस फोर्सेस के लिए ये मैंडेट है कि आप सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, या अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से ये कहीं जाहिर नहीं होना चाहिए कि आप डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। आप वर्दी में फोटो नहीं डालना शुरू करेंगे जब तक आप जॉब के अंदर हैं। ये क्लियर कट रेगुलेशन है। नाउ दिस कैन बी अनवारंटेड ब्रीच अपॉन इंडिविजुअल्स
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन ये बात तो सिटीजन के लिए है, आम नागरिक के लिए, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस सेंसिटिव फोर्सेस हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना है और उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना वैसे भी देश के डिफेंस के लिए सही नहीं है। तो फिर लॉज के थ्रू उनके फंडामेंटल राइट को रेगुलेट किया जा सकता है। या फिर कोई बहुत कॉमन एग्जांपल है, सरहद पे खड़ा कोई फौजी है, अब वो कहता है कि साहब नहीं, मेरी तो पूजा का टाइम हो गया है, मेरी तो नमाज का टाइम हो गया, ये पकड़ो अपनी रफल, मैं तो जा रहा हूँ, और मेरा तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 है टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस द रिलीजन, तो क्या उसकी इजाजत होगी? तो इन लॉज में उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है। देन वी मूव टू आर्टिकल 34, और ये सिंपल कहता है कि अगर देश के किसी भी हिस्से में मार्शल लॉ इंपोज किया गया है और उस मार्शल लॉ को इंपोज करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर किसी भी पर्सन से किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाते हैं, तो फिर पार्लियामेंट्री लॉ के तहत उसको कंडोन किया जा सकता है, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी अगर लॉ ऐसा है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, अगर देश के किसी भी हिस्से में मार्शल लॉ इंपोज किया गया है, और मार्शल लॉ इंपोज जब होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी दिक्कत है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सपोज कोई भी ABC पर्सन है, वो किसी XYZ पर्सन के कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करते हैं, और पार्लियामेंट्री लॉ अगर ऐसा बना है कि इस पर्सन को सजा नहीं दी जाएगी ड्यूरिंग मार्शल लॉ उसकी ऑपरेशनैलिटी के लिए, तो फिर उस बंदे को माफ कर देंगे, उसको सजा नहीं दी जाएंगे। इट इज अबाउट कंडोनिंग दैट एक्ट। तो सिंपल आर्टिकल। लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि आखिर मार्शल लॉ क्या है? जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत डिटीरियरेट होता है और CRPF कॉल की जाती है, तो क्या वो मार्शल लॉ है? या फिर एक बार कई लिटरेचर में, मतलब बहुत सारे न्यूज वगैरह में पहले पढ़ने को मिलता था कि जम्मू एंड कश्मीर में मार्शल लॉ जैसे हालात हैं, या फिर जैसे मार्शल लॉ जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में लागू किया था, तो क्या हम मिलिट्री कू का रास्ता यहां से ओपन कर रहे हैं? देखिए, दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री कू का रास्ता ओपन नहीं करता। और दूसरी बात, यहां पर मार्शल लॉ डिफाइन नहीं। तो मार्शल लॉ असल में इंडिया की जूरिस्प्रूडेंस में क्या है? देखिए, अगर कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब हो जाए, पहले तो पुलिस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर उससे हालात काबू नहीं आ रहे हैं तो हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कॉल करते हैं, लाइक CRPF कॉल की जाएगी, ITBP कॉल की जाएगी। लेकिन अगर उनसे भी हालात काबू नहीं होते हैं तो फिर आर्मी को कॉल किया जाता है असिस्टेंस रोल के अंदर, कि आइए हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर उससे भी हालात काबू नहीं होते हैं तो अल्टीमेट रास्ता बचता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाएगा और सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी हैंड ओवर टू द मिलिट्री कमांडर, जिस भी रैंक का, मेजर साहब हैं, ब्रिगेडियर हैं, जो भी रैंक को वहां चार्ज दिया गया, दैट वुड बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट एरिया। सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन इज हैंड ओवर टू मिलिट्री। और जब तक लॉ एंड ऑर्डर काबू में नहीं आता है, हालात काबू में नहीं आते हैं, वहां पर मिलिट्री ही रूल कर रही होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्शल लॉ। जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे, मिलिट्री वुड हैंड ओवर द चार्जेस टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, तो DC साहब, SSP साहब वापस अपनी फंक्शनैलिटी के अंदर आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मार्शल लॉ। लेकिन याद रखें, इंडिया में ये कभी इंप्लीमेंट किया नहीं गया है। अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर लगता है तो प्लीज टेक्निकली कभी पेपर में मत लिखिएगा, बिकॉज इवन इन जम्मू एंड कश्मीर, इन वर्स्ट केस सिनेरियो, मिलिट्री इज इन असिस्टेंस रोल। आज भी वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं किया गया, तो DCs आर हैविंग देयर ऑफिस ओपन, SPs आर हैविंग देयर ऑफिस ओपन। किसी टेररिस्ट का एनकाउंटर आज भी होता है, पहले भी होता था, तो पंचनामा थाने में ही भरा जाता है। सो मिलिट्री वहां पर भी असिस्टेंस रोल के अंदर है। सो दिस इज अबाउट मार्शल लॉ। ओके, देन वी कम लास्टली आर्टिकल 35। अगर कभी भी किसी फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी लॉ की जरूरत पड़े, देन पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक लॉ। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। अब कैसे लॉ की जरूरत पड़ेगी? तो आर्टिकल 17 याद कीजिए, आर्टिकल 23 याद कीजिए, जहां पर लिखा था that untouchability is prohibited and punishable offense according with the law। तो आपको लॉ की जरूरत पड़ेगी, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। आर्टिकल 35 में लिखा हुआ। एंड आर्टिकल 23, forced labor, traffic in human being, that is not only prohibited but punishable offense according with the law। लेकिन वहां पे सजाएं तो नहीं लिखी हैं। तो जो भी एक्ट हमने पढ़े थे, चाहे बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन एक्ट हो, चाहे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट हो, वो सब पार्लियामेंट ने बनाए हैं, क्योंकि आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज for the proper implementation of the fundamental rights. These are all the fundamental rights we have covered, like from Article 12, that is the definition of the state.
Article 13, that is laws in derogation with the fundamental rights, और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल void हो जाएंगे. और फिर 14 से 18 तक इक्वालिटी, 19 से 22 तक फ्रीडम, उसके बाद 23 से 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 तक रिलीजियस फ्रीडम, 29-30 आर्टिकल के अंदर माइनॉरिटी राइट्स, लेकिन असल में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. एंड लास्टली आर्टिकल 32, दैट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. और रिमेनिंग आर्टिकल जो सिर्फ हमें पता होनी चाहिए कि ऐसी चीज भी फंडामेंटल राइट के बारे में कही गई है. So that will be all, and that is the ending of fundamental rights series. Now we will be marching towards directive principle of state policy. और हमें पता लगेगा कि rights की कहानी सिर्फ फंडामेंटल राइट पे नहीं खत्म हो रही है, बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इनहेरेंटली लोगों के राइट ही क्रिएट किए गए हैं, बस उनको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं रखा गया, और दूसरा नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं. तो मिलते हैं डीपीएस क्लास में. थैंक यू सो मच.